नेशनल पुलिस डिपार्टमेंट में कॉलीग्स डिटेक्टिव चॉय जोंग ह्यूक के पास एक बेहद ज़रूरी मैसेज लेकर आए। 3 सितारे लगे इपोलेट्स वाला एक आदमी सामने आया और उसने साफ शब्दों में अनाउंस किया कि जिस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसे बंद किया जा रहा है। अपने सुपीरियर्स के सामने खड़ा वो यंग मैन इस अचानक लिए गए फैसले से भड़क उठा। चॉय जोंग ह्यूक ने कहा कि आज अप्रैल 1 है, शायद ये कोई अप्रैल फूल्स जोक होगा। उसके बॉस ने कड़क आवाज में जवाब दिया कि ये ऑर्डर ऊपर से आया है और यहाँ किसी भी तरह का मजाक नहीं हो सकता। डिटेक्टिव ने आपत्ति जताई कि वे 200 मिलियन के फॉर्ज्ड बॉन्ड्स को यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते। चीफ ने सख्ती से कहा कि जब ऑर्डर रिट्रीट करने का है तो रिट्रीट करना ही होगा। यंग पुलिस ऑफिसर इस पॉलिसी से बेहद असंतुष्ट था और उसने इसे साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया। चॉय जोंग ह्यूक ने कहा कि उसके सुपीरियर्स चाहें तो पीछे हट सकते हैं, लेकिन वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा। उस आदमी ने डिटेक्टिव को जिद्दी कहा और डायरेक्ट ऑर्डर डिसोबे करने के लिए डांटा। ऑफिस में यंग मैन से कहा गया कि वो डिपार्टमेंट हेड का इस तरह विरोध नहीं कर सकता। उसके कॉलीग्स ने उसे वार्न किया कि चीफ जल्द कॉल करने वाला है और कैप्टन को जवाब देना ही पड़ेगा। चॉय जोंग ह्यूक ने फोन उठाया और खुद को इंटेलेक्चुअल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का हेड बताया। फोन पर उसे एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबर दी गई जो सीधे उसकी मिसिंग मदर से जुड़ी थी। ये सुनते ही डिटेक्टिव को उसकी मां की मौत की भयानक खबर मिली और उसका चेहरा गहरे दुख से बिगड़ गया। चॉय जोंग ह्यूक को यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना है। जब उसे बताया गया कि उसे मॉर्ग जाना होगा तो वो झटके से खड़ा हो गया। उसके कॉलीग्स पूछने लगे कि क्या उसे सुपीरियर्स से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मिला है। डिटेक्टिव अचानक उछलकर खड़ा हुआ और बिना कुछ बताए वहां से भाग गया। उसके घबराए हुए कॉमरेड्स उसके पीछे चिल्लाने लगे और कम से कम एक्सप्लेनेशन मांगने लें। आंखों में आंसू लिए वो आदमी सोच रहा था कि उसकी मां के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। कॉरिडोर में दौड़ते हुए चॉय जोंग ह्यूक की मुलाकात 2 कॉलीग से हुई जो अनोइंग रिपोर्टर्स की शिकायत कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कैप्टन आंखों में आंसू लिए कॉरिडोर में कहीं भागा जा रहा है। उन्हें हैरानी हुई कि जब उसे पहले इन्वेस्टिगेशन टीम को रिकॉल करना चाहिए था तो वो कहाँ जा रहा है। वे दोनों ऑफिस में गए और पूछा कि कैप्टन इतनी अजीब हालत में क्यों भाग गया। उन्हें बताया गया कि केस बंद किया जा रहा है, इसलिए ऑफिस को तुरंत वेकेट करना होगा। बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त चीफ की रिपोर्टर्स से टक्कर हो गई जो उसकी अपीयरेंस को लेकर जोर जोर से सवाल चिल्ला रहे थे। चॉय जोंग ह्यूक जर्नलिस्ट्स की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता गया जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे थे। रिपोर्टर्स ने उससे फेक बॉन्ड फ्रॉड पर कम से कम कुछ शब्द कहने की मांग की, लेकिन वो उनसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था और बस रास्ता बनाकर निकल गया। उसके कॉलीग्स ने पीछे से आवाज लगाई और पूछा कि वो इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। चॉय जोंग ह्यूक तेजी से कार में बैठा और उसके दिमाग में सिर्फ उसकी मां की मौत घूम रही थी। डिटेक्टिव ने एक्सेलरेटर को पूरा दबा दिया और पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ा। उसके सबऑर्डिनेट्स उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाने लगे कि बॉस इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं। चिंतित होकर किसी ने फोन किया और पूछा कि उनके बॉस के साथ आखिर हो क्या रहा है। कार चलाते हुए चॉय जोंग ह्यूक की आंखों में गहरा दुख और निराशा साफ झलक रही थी। वो आदमी बेकाबू होकर रोने लगा और यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब एक क्रूअल रियलिटी बन चुका है। फोन पर उसे बताया गया कि बॉन्ड केस की वजह से पूरा डिपार्टमेंट उलट पुलट हो चुका है। कॉलीग्स ने रिपोर्ट किया कि ऊपर से लोग आ चुके हैं और पूरे डिपार्टमेंट को पूरी तरह रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चॉय जोंग ह्यूक ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त ह्यून सेओक को अपनी मां की मौत की भयानक खबर दी। ये सुनते ही उसके दोस्त ने कहा कि वो तुरंत उसके पास आ रहा है और उसे किसी बात की चिंता न करने को कहा। चॉय जोंग ह्यूक टूटने लगा और कहने लगा कि उसने पूरी जिंदगी काम में गुजार दी लेकिन अपनी मां के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसके दोस्त ने उसे संभलने की विनती की और साइड में कार रोकने को कहा ताकि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। इसी क्रिटिकल मोमेंट में सामने से आ रहे एक ट्रक का ड्राइवर पूरी तरह कंट्रोल खो बैठा। डिटेक्टिव ने एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी देखी और समझ गया कि अब कॉलिजन टालना इम्पॉसिबल है। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जब एक विशाल ट्रक पूरी स्पीड से हेड ऑन आकर उसकी कार से टकरा गया। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से जोर से टकराया और वो गंभीर चोट के कारण बेहोश हो गया। ट्रक ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। वो कैबिन से बाहर निकला और एक्सीडेंट साइट पर डैश कैम खोजने लगा। रेक्ट कार के अंदर झांकने पर उसने देखा कि डिपार्टमेंट हेड टक्कर के बाद भी जिंदा था। चॉय जोंग ह्यूक के सिर में गहरी चोट थी लेकिन वो अब भी होश में था और किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रहा था। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि अगर उसने केस बंद कर दिया होता तो आज उसकी मां जिंदा होती। ये सुनकर चॉय जोंग ह्यूक के मन में डर समा गया
कि क्या उसकी जिद की वजह से उसकी मां मरी थी। वो अननोन विलेन घायल डिटेक्टिव की तरफ कुछ सिनिस्टर इरादों से बढ़ने लगा। कार से डैश कैम निकालते हुए उस स्काउंड्रल ने तंज भरी आवाज में गुड बाय कहा और एक्सीडेंट साइट से चला गया। चॉय जोंग ह्यूक ने क्रिमिनल की पहचान से जुड़ी बातें याद रखने की कोशिश की। उसकी कलाई पर स्नेक टैटू था, लकड़ी जैसी स्मेल थी और आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। रेक्ट कार में हेल्पलेस पड़े डिटेक्टिव ने देखा कि एक दूसरा ट्रक तेज रफ्तार से उसकी ओर आ रहा है। उसने आंखें बंद कर लीं, अपनी मां का बदला लेने का सोचते हुए और अटैक की हर डिटेल याद रखने की कोशिश की। इसी बीच दूसरा विशाल ट्रक पूरी ताकत से डिपार्टमेंट हेड की कार को कुचल गया। चॉय जोंग ह्यूक ने आंखें खोलने की कोशिश की और लोगों को हैरानी से ये कहते सुना कि वो होश में आ रहा है। जब डिटेक्टिव ने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे से खून बह रहा था और एक्सीडेंट के बाद उसका पूरा शरीर बेहद भारी लग रहा था। अतीत में वापसी। यंग मैन ने देखा कि कुछ अनजान थग्स अपने हाथों में क्लब्स पकड़े हुए साफ साफ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। चॉय जोंग ह्यूक को यह सिचुएशन कुछ जानी पहचानी सी लगी, जैसे वो फिर से 17 साल का हो गया हो और स्प्रिंग का मौसम लौट आया हो। डिटेक्टिव ने सोचा कि ये उसकी डाइंग मेमोरीज हैं, जो बिल्कुल उसी तरह दोहराई जा रही थीं जैसे उस दूर के बीते दिन की घटनाएं। उसने सोचा कि अगर उस समय उन थग्स ने उसे बुरी तरह घायल न किया होता तो वो जूडो की प्रैक्टिस जारी रखता। ऐसी हालत में वो शायद पुलिस ऑफिसर नहीं बनता, बल्कि जिंदगी में कोई बिल्कुल अलग रास्ता चुनता। शायद चॉय जोंग ह्यूक एक चैंपियन बन जाता या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने की जगह जूडो कोच बनता। मौत से पहले मेमोरीज आंखों के सामने चमकने लगी और डिटेक्टिव ने सोचा कि उसे अपनी प्यारी मां को एक बार और देखना है। उसकी यादों में मौजूद लड़कों ने कहा कि उन्हें उसके पैसों से कोई मतलब नहीं है और उसे अपने काम से काम रखने की सलाह दी। चॉय जोंग ह्यूक को याद आया कि कैसे उसने उनकी रॉबरी रोकने की कोशिश की थी और अपने अंकल से कहा था कि आज वो इसके लिए बहुत बिजी है। उसकी यादों के स्कूल चिल्ड्रन चिल्लाने लगे कि वो बकवास कर रहा है और उसकी इंसुलेंस की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। उन दूर की मेमोरीज में चॉय जोंग ह्यूक ने आंखें संकरी की और लड़ाई से पहले अपने ओपोनेंट्स को ध्यान से देखा। डिटेक्टिव ने अपने ओपोनेंट को देखा और सोचा कि वो इतना धीरे और अनाड़ी तरीके से क्यों हिल रहा है। उसने ओपोनेंट के स्टेप्स को ध्यान से देखा और उसकी फाइटिंग टेक्निक को तेजी से एनालाइज करने की कोशिश की। चॉय जोंग ह्यूक की नज़र उस इनएक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट पर टिक गई और वो उसके खिलाफ डिसाइसिव अटैक की तैयारी करने लगा। डिटेक्टिव ने बिजली की रफ्तार से आगे झपट्टा मारा ताकि एक ही मूव में उस अनोइंग ओपोनेंट का काम तमाम कर सके। सिर्फ एक तेज मूवमेंट में ही उसने ओपोनेंट को पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर दबा दिया। चॉय जोंग ह्यूक ने बच्चों से कहा कि ये ग्रीवस बॉडीली हार्म है और यहाँ तक कि अटेम्प्टेड मर्डर भी माना जाएगा। उसने जोड़ा कि आर्टिकल्स 9 और 10 के तहत न तो बेवकूफ लॉ और न ही माइनर्स उन्हें पनिशमेंट से बचा पाएंगे। चेहरे पर पागलपन भरी एक्साइटेड स्माइल के साथ चॉय जोंग ह्यूक ने बच्चों से कहा कि अब उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। डैम फ्रीक्स। सभी स्कूल चिल्ड्रन ने उसके सामने खड़े गुस्से से भरे आदमी से निकल रही मर्डर की भयानक ऑरा को महसूस किया। एक गैंगस्टर चिल्लाने लगा और डिटेक्टिव से कहने लगा कि उनके पास मत आओ और हमला करने के बारे में सोचो भी मत। उस आदमी ने जवाब दिया कि उसके पास इन पेटी स्कूल बुलीज के साथ खेल खेलने का बिल्कुल भी समय नहीं है। चॉय जोंग ह्यूक बिजली जैसी स्पीड से फेंस की तरफ दौड़ा और एक ही जंप में आसानी से उसे पार कर गया। डिटेक्टिव ने सोचा कि इस समय उसे सिर्फ अपनी प्यारी मां को देखना है। उसने सोचा कि क्या वो उस उम्र में भी इतना तेज था। वो तो ये भी भूल चुका था कि ऐसा महसूस करना कैसा होता है। फेंस पार करने के बाद चॉय जोंग ह्यूक ने देखा कि एक लड़की यार्ड में शांति से अपने घर के गार्डन को पानी दे रही थी। डिटेक्टिव ने शालीनता से उस स्ट्रेंजर से माफी मांगी और कहा कि अगर उसकी अपीयरेंस से वो डर गई हो तो उसे अफसोस है। स्कूल गर्ल ने उसे रुकने को कहा और बताया कि उसके पास उसके लिए कुछ जरूरी है। लड़की ने चॉय जोंग ह्यूक के माथे पर खून देखा और उसकी हालत को लेकर सच्चे दिल से चिंता करने लगी। लेकिन चॉय जोंग ह्यूक को किसी और की चिंता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी मां को देखना चाहता था। इसलिए वो आगे दौड़ पड़ा। लड़का पूरी ताकत से अपने घर की तरफ दौड़ा जब तक उसके शरीर में हिलने डुलने की ताकत बची हुई थी। डिटेक्टिव फेमिलियर स्ट्रीट्स और टेंट्स के बीच से दौड़ा और इतनी दूरी तय करने के कारण उसकी सांस फूल चुकी थी। चॉय जोंग ह्यूक समझ गया कि एक्सीडेंट के बाद उसकी कमजोर हालत में ये दौड़ उसके लिए कितनी मुश्किल थी। फिर लड़के ने अपनी प्यारी मां को देखा जो एक छोटे से ओपन टेंट में काम कर रही थी। वो औरत लोगों के लिए प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाती थी और मोहल्ले में एक बहुत अच्छी होस्टेस के रूप में जानी जाती थी। जब चॉय जोंग ह्यूक ने अपनी मां को देखा तो उसकी आंखें खुशी और राहत के गर्म आंसुओं से भर गईं। वार्म स्माइल वाली इस काइंड वुमन ने अपने बेटे को देखा और खुशी से कहा, वेलकम। उसकी मां तुरंत अपने बेटे की चिंता करने लगी और पूछने लगी कि वो इतनी देर में वहां क्या कर रहा है। चॉय जोंग ह्यूक के सिर पर खून देखकर वो घबरा गई और पूछने लगी कि ये कैसे लगा और क्या हुआ। यंग मैन के दिमाग में बस एक ही ख्याल था,
मुझे माफ कर दो माँ, मैंने कभी आपकी कदर नहीं की। औरत ने अपने बेटे को डांटना शुरू किया और कहा कि उसने उसे पलटकर वार करना सिखाया था, न कि बुलीज की मार चुपचाप सहने के लिए। माँ एक सच्चे केयरिंग पेरेंट की तरह चॉय जोंग-ह्युक को डांटती रही और हल्के हल्के उसकी पीठ थपथपाती रही। डिटेक्टिव ने सोचा कि ये फीलिंग्स मेमोरीज के लिए कुछ ज्यादा ही रियल लग रही थीं। लड़के को हैरानी हुई कि क्या वो किसी चमत्कार से अतीत में अपनी माँ के पास लौट आया है। ये एहसास होते ही चॉय जोंग-ह्युक ने अपनी प्यारी माँ को कसकर गले लगा लिया। डिटेक्टिव ने मन ही मन वादा किया कि इस बार वो उसे हर तरह के नुकसान से जरूर बचाएगा। तभी उसने एक अनजान औरत की आवाज सुनी, जिसने हैरानी से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। ये सुख दरअसल पास के स्टॉल में काम करने वाली एक औरत थी, जो मार्केट में उसकी माँ की ही उम्र की थी। यंग मैन ने उसे तुरंत पहचान लिया और सोचा कि उसे ये चालाक औरत अच्छी तरह याद है। उस सस्पिशियस इंसान को देखते ही चॉय जोंग-ह्युक का हल्का एक्सप्रेशन तुरंत गुस्से में बदल गया। डिटेक्टिव जानता था कि उसका असली नाम सोंग यांगजा है और उसके खिलाफ फ्रॉड के 5 कन्विक्शंस हैं। चॉय जोंग-ह्युक समझ गया कि ये वही औरत है जो गंदे रियल एस्टेट डील्स में शामिल रही थी। ये स्विंडलर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इकट्ठा करती थी और लगभग 3 साल तक उनका ट्रस्ट जीतती रही थी। उसकी माँ, जिसने पूरी जिंदगी पैसे बचाए थे, धोखा खाने के बाद पूरी तरह टूट गई और बेहद परेशान हो गई थी। चॉय जोंग-ह्युक को याद आया कि कैसे उसकी माँ रोती हुई उससे माफी मांग रही थी, ये कहते हुए कि वो जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठी थी। उसे याद नहीं कि उसने क्या जवाब दिया था, लेकिन उसे अपना गुस्सा जरूर याद था, और ये भी कि उसने अपनी माँ को स्टूपिड कहा था। अब डिटेक्टिव को अपने उस व्यवहार पर बेहद शर्म आ रही थी और वो सोच रहा था कि वो कितना बुरा इंसान रहा है। चॉय जोंग-ह्युक के मन में एक दिलचस्प ख्याल आया, क्या वो अतीत की घटनाओं की दिशा बदल सकता है। कॉन आर्टिस्ट पास आई और बोली कि उसका बेटे देखने में एक बहुत रिस्पेक्टेबल मगर इमेच्योर यंग मैन लगता है। डिटेक्टिव की मां ने जवाब दिया कि उसका बेटा शक्ल से तो उसी पर गया है, लेकिन कद काठी उसके दिवंगत पिता जैसी है। यीसुक ने यह कहना शुरू किया कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसका पति इतना अच्छा बेटा छोड़कर चला गया और एक कार एक्सीडेंट में मर गया। ये सुनते ही यंग मैन को जबरदस्त गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसे घूंसा मारने का ख्याल आया, लेकिन चॉय जोंग-ह्युक ने खुद को रोक लिया और सोचा कि उसे अभी बोलने दिया जाए जब तक उसके पास ये मौका है। डिटेक्टिव जानता था कि वो उसके फ्रॉड को जरूर उजागर करेगा और इस स्विंडलर को कानून के मुताबिक जेल भिजवाएगा। चॉय जोंग-ह्युक ने अपनी मेहनती माँ की मदद करने का फैसला किया, जो मार्केट में काउंटर के पीछे दिन रात ईमानदारी से काम करती थी। औरत ने प्यार से अपने बेटे से कहा कि फिश केक्स को ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा तो बिकेंगी भी नहीं। कभी कभी लड़के को खुद भी लगता था कि वो इस काम में जरूरत से ज्यादा डूब गया है और कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। औरत ने उससे कहा कि जब तक वो सब कुछ पूरा नहीं कर लेता, उसे शांति नहीं मिलेगी। उसकी माँ ने चॉय जोंग-ह्युक को चेतावनी दी कि वो ज्यादा जोर से ना हंसे, नहीं तो उसके सिर की स्टिचेस खुल सकती हैं। लड़का सोचने लगा कि उसे पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि उसकी माँ पिछले 30 सालों से लगातार काम कर रही है। अपनी जिंदगी के हर एक दिन वो काम के लिए इतनी लंबी दूरी तय करके मार्केट आती थी। औरत पूरा रास्ता पैदल चलती थी और सामान से भरी एक भारी कार्ट खींचकर लाती थी। वो ये सब सिर्फ अपने बेटे के लिए करती थी, ताकि उसे जिंदगी में सबसे अच्छा दे सके। उसकी माँ ने कहा कि उसके लिए आराम करना ही बेहतर होगा। उसे हर दिन बाहर आकर उसकी मदद करने की क्या जरूरत है? क्या ये थकाने वाला नहीं है? चॉय जोंग-ह्युक मुस्कुराया और अपनी माँ से कहा कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डिटेक्टिव ने सोचा कि उसके पास एक प्लान है और वो अपनी प्यारी माँ को जरूर आगे बढ़ाएगा। अगले दिन ट्रेडिंग शुरू हुई और मार्केट में सभी मर्चेंट्स ने तुरंत अपने अपने स्टॉल्स लगा लिए। लड़के की माँ ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि स्पिनच को लेकर जाकर काउंटर के सामने रख दे। चॉय जोंग-ह्युक ने सोचा कि उस समय चेन रेस्टोरेंट्स बहुत कम थे, इसलिए उसकी माँ ऑफिस वर्कर्स के लिए खाना बनाती थी। लड़का अच्छी तरह जानता था कि उनका बिजनेस कैसे प्रॉस्पर कर सकता है और कौन सा खाना तेजी से बिकेगा। चॉय जोंग-ह्युक एक पॉट में कुछ अजीब सा लेकर आया और उसकी माँ ने उसे तुरंत नोटिस कर लिया। जब उसके बेटे ने लिड खोली तो उसके अंदर फ्यूचर की एक स्पेशल रेसिपी से तैयार की गई खुशबूदार किमची थी। औरत ने हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में इस एपेटाइजर को उनके ट्रेडिशनल डिश में डालना चाहता है। लड़के ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी माँ से कहा कि वो उस पर भरोसा करे और कम से कम एक बार इसे आजमाए। माँ ने सोचा कि ठीक है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंटल डिश में चावल थोड़ा कम डालना बेहतर होगा। औरत ने अपने बेटे की रेसिपी के मुताबिक परफेक्ट एपेटाइजर तैयार किया और नए स्वाद को चखने की तैयारी की। उसने कहा कि वो अब देखेगी कि ये कितना स्वादिष्ट है और बायर्स को पसंद आएगा या नहीं। माँ हर कौर को ध्यान से चबाने लगी
और डिश के नए और अनोखे स्वाद के हर पहलू को एनालाइज करने लगी। जब उसे आखिरकार स्वाद की असली पहचान हुई तो वो औरत पूरी तरह चौंक गई। जोश भरी मुस्कान के साथ उसने कहा कि देखने में तो ये कुछ खास नहीं लगता, लेकिन स्वाद में ये बेहद ज़बरदस्त है। उसके बेटे ने जवाब दिया कि उसने बस उसके आइडिया में एक छोटा सा टच जोड़ा था और देखो नतीजा क्या निकला। औरत हंस पड़ी और बोली कि वो बहुत ज़्यादा बातें करता है और अब उसे स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए। चॉय जोंग ह्यूक ने कहा कि वो थोड़ी और मदद करेगा क्योंकि वो ये सारा काम अकेले नहीं कर सकती। जब वो उससे बात कर रहा था उसी दौरान उसकी माँ ने कुछ ही सेकंड्स में स्नैक्स तैयार कर दिए। उसकी माँ ने कहा कि अगर इतना बड़ा सा लड़का काउंटर पर खड़ा रहेगा तो कस्टमर्स अंदर आने से डर जाएंगे। लड़के ने झूठी सी सफाई देते हुए कहा कि उसकी बातें उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा रही हैं। औरत हंस पड़ी और उससे कहा कि वो बेकार की बातें बंद करे और आखिरकार क्लास के लिए निकल जाए। चॉय जोंग ह्यूक ने गंभीरता से अपनी माँ से कहा कि अगर कुछ भी हो तो वो ज़रूर उसे कॉल करे या अपने पेजर पर मैसेज भेजे। डिटेक्टिव ने सोचा कि उम्र बढ़ने के बावजूद भी उसे स्कूल जाना अच्छा क्यों नहीं लगता। शायद इसलिए क्योंकि उसे बदलना है। जब लड़का स्कूल बिल्डिंग के पास पहुंचा तो एंट्रेंस पर जिम टीचर ने उसे रोक लिया और कहा कि फ्रेशमैन पहले ही लेट हो चुका है। वो चॉय जोंग ह्यूक के जूडो कोच शिन सुंगिल थे जो अपने स्टूडेंट को देखकर बेहद खुश हो गए। कोच ने मजाक में कहा कि सुबह से ही स्कूल ग्राउंड्स में उन्हें एक परेशान करने वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी। चॉय जोंग ह्यूक ने सोचा कि ये एक सच्चे मेंटर हैं जिन्होंने उसकी इंजरी के बाद भी उसकी मदद की और उसे लगातार सपोर्ट किया। अचानक लड़का दौड़कर उस बूढ़े आदमी को गले लगा बैठा जिससे बुजुर्ग जूडो कोच काफी हैरान हो गया। शिन सुंगिल ने घबराकर पूछा कि उसके सिर को क्या हुआ है और उस पर बैंडेज क्यों बंधा हुआ है। जब यंग मैन ने उसे थग्स द्वारा पीटे जाने की बात बताई तो कोच ने तंज भरे अंदाज में कहा कि वो तो एक सच्चा हीरो है। इसके बाद मेंटर ने उससे पूछा कि डॉक्टर्स ने उसके सिर पर कितनी स्टिचेस लगाई हैं। कोच ने कहा कि वो फिलहाल स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, वो बाकी स्टूडेंट्स को बता देंगे और वो क्लास में जा सकता है। इसके बाद शिन सुंगिल ने चेतावनी दी कि अगर उसने ज़्यादा जोर लगाया तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और स्टिचेस खुल सकती हैं जो खतरनाक होगा। लड़का क्लासरूम में गया और देखा कि उसके क्लासमेट्स पहले से ही अपनी डेस्क्स पर बैठे हुए थे। चॉय जोंग ह्यूक ने गहरी सांस ली ताकि वो ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम के अनुसार अपने क्लासमेट्स को ठीक से ग्रीट कर सके। फिर डिटेक्टिव ने झुककर एक सच्चे जुडोका की तरह वहां मौजूद सभी लड़कों को शालीनता से अभिवादन किया। उसके दोस्त तुरंत उसके पास दौड़ आए और घबराकर पूछने लगे कि उसके सिर के साथ क्या हुआ है। उसके क्लासमेट्स गुस्से में पूछने लगे कि आखिर किसने ये करने की हिम्मत की और कौन सा मॉन्स्टर उनके छोटे भाई को चोट पहुंचाने आया था। लड़कों ने गुस्से से कहा कि कहीं ये वही जर्क तो नहीं है जिसने पहले भी उसे छूने की हिम्मत की थी। जूडो क्लब की कुछ बातें वाकई कमाल की होती हैं। चाहे तुम कभी भी ज्वाइन करो, पहले ही दिन से तुम्हें हमेशा के लिए फैमिली का हिस्सा मान लिया जाता है। उनकी पिछली जिंदगी में लिगामेंट्स खराब हो जाने के बाद भी उन्होंने स्कूल बुलीज से निपटा था ताकि इन घमंडी ट्रबल मेकर्स को भगा सकें। पहले चॉय जोंग ह्यूक को क्लब मेंबर्स की मदद चाहिए होती थी क्योंकि वे कानूनी तौर पर बुलीज से निपट सकते थे, लेकिन इस बार वो पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट होकर उन क्रिमिनल्स को ढूंढना चाहता था जिन्होंने उससे और उसकी मां को मारा था। जूडोइस्ट ने छोटे लड़के से मजबूती से कहा कि वे जरूर इसका ख्याल रखेंगे और उसे क्लास में जाना चाहिए। बड़े कॉमराड्स इस बात से भड़क उठे कि ये बेवकूफ लोग आखिर किस हिम्मत से उनके छोटे भाई को छू गए। जब चॉय जोंग ह्यूक ने परेशानी के लिए माफी मांगनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि माफी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके दोस्तों ने सख्ती से कहा कि जब तक वो पूरी तरह ठीक न हो जाए प्रैक्टिस पर ना आए और घर पर ही आराम करे। चॉय जोंग ह्यूक ने एक शातिर सी मुस्कान छुपाते हुए सोचा कि वे बुलीज ये सब जिंदा बचकर नहीं निकाल पाएंगे। प्रिंसिपल के ऑफिस में एक बुजुर्ग आदमी फोन पर किसी से काफी तेज और गंभीर बातचीत कर रहा था। जूडो कोच शिन चोंग गिल ऑफिस में दाखिल हुए और गुस्से में प्रिंसिपल को एक बेहद जरूरी खबर बताई। कोच ने प्रिंसिपल को याद दिलाया कि कई साल पहले जब उसने उन्हें यहाँ काम करने के लिए बुलाया था तब उसने क्या कहा था। प्रिंसिपल ने नाराज कोच से कहा कि पहले बैठिए और शांति से बताइए कि आखिर इतना गंभीर क्या हुआ है। शिन चोंग गिल ने याद दिलाया कि प्रिंसिपल ने वादा किया था कि वे सिर्फ बच्चों की ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे और बाकी किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। कोच ने गुस्से में रिपोर्ट किया कि उनके कीमती स्टूडेंट एथलीट को स्कूल बुलीज ने बेरहमी से पीटा है। कोच ने जोड़ा कि किसी की गैर जिम्मेदार एटीट्यूड की वजह से उस लड़के के सिर पर 25 स्टिचेस लगे हैं। शिन चोंग गिल ने समझाया कि स्टूडेंट ने एक्सटॉर्शनिस्ट को रोकने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसे बैटॉन्स से बेरहमी से पीटा गया। कोच ने गुस्से में प्रिंसिपल से पूछा कि क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करने देना ठीक है। गुस्से से भरे उस आदमी ने ऐलान किया कि वो ऐसे स्कूल में काम नहीं कर सकता
और बच्चों को यहाँ से ले जाकर कहीं और ट्रांसफर कर देगा। जब प्रिंसिपल ने उनके जाने की धमकी सुनी तो उसने भरोसा दिलाया कि टीचिंग स्टाफ इस इश्यू को गंभीरता से लेने वाला है। प्रिंसिपल ने सोचा कि कोच इतने मेडल्स लेकर आए हैं कि उन्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दिया जा सकता। प्रिंसिपल ने सुझाव दिया कि कोच बैठकर उसके ऑफिस में एक कप ऑफ टी के साथ शांति से बात करें। शिनचोंग गिल ने जवाब दिया कि उन्हें हर जगह ढूंढना चाहिए, चाहे तो डॉग हाउस तक में, लेकिन फर्स्ट क्लास से पहले बुलीज को पकड़ना होगा। उसी समय चॉय जोंगह्यूक एक खाली क्लासरूम में दाखिल हुआ जहां अभी तक कोई क्लासमेट मौजूद नहीं था। लड़का शांति से आने वाली क्लासेस की तैयारी करने लगा और नोट्स के लिए अपनी घिसी पिटी स्कूल नोटबुक निकाल ली। डिटेक्टिव ने सोचा कि जब नॉइजी क्लासमेट्स नहीं होते तो क्लासरूम कितना शांत और सुकून भरा लगता है। चॉय जोंगह्यूक को लगा कि अब एक्शन का एक डिटेल्ड प्लान बनाने का समय आ गया है और शुरुआत में क्रिमिनल के पॉसिबल विक्टिम्स की लिस्ट बनानी होगी। उसने अंदाजा लगाया कि भविष्य में उसे मारने वाला इंसान शायद उसी का अकॉम्प्लिस होगा जिसने उसकी मां को मारा था। अचानक एक खूबसूरत लड़की क्लासरूम में दाखिल हुई और लड़के का ध्यान तुरंत उसी पर चला गया। चॉय जोंगह्यूक ने उसे पहचान लिया, वही लड़की जिसे उसने कोर्टयार्ड में देखा था जब वो पुलिस से भाग रहा था। वो उस समय कोर्टयार्ड में फूलों को पानी दे रही थी और अचानक एक अनजान लड़के को देखकर काफी चौंक गई थी। चॉय जोंगह्यूक को हैरानी हुई कि वो और ये लड़की इतने समय से एक ही क्लास में थे। डिटेक्टिव ने तय किया कि वो उसके पास जाकर उस समय के लिए माफी मांगे क्योंकि वो शोरगुल और असहज रहा होगा। लड़के ने बात को मजाक में बदलने की कोशिश की, लेकिन एक स्कूल बॉय के लिए ये बातचीत बेहद ऑकवर्ड और अजीब बन गई। चॉय जोंगह्यूक ने मन ही मन सोचा, भगवान, मैं किसी नॉर्मल 17 साल के स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि किसी बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहा हूँ। फिर उसने देखा कि लड़की उसकी बातों और माफी पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। डिटेक्टिव समझ गया कि उसने कुछ भी नहीं सुना क्योंकि उसके कानों में पूरे समय हेडफोन्स लगे हुए थे। चॉय जोंगह्यूक तुरंत सोचने लगा कि वो उन हेडफोन्स में क्या दिलचस्प चीज सुन रही होगी। कैसेट प्लेयर देखकर उसे नॉस्टैल्जिया महसूस हुआ क्योंकि उसके फ्यूचर में सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था। इसलिए डिटेक्टिव ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा कि इस चीज को वॉइस रिकॉर्डर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लड़की को फिर भी कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने उसकी तरफ देखा और हेडफोन्स उतार दिए। चॉय जोंगह्यूक ने अपना परिचय दिया और कहा कि वही लड़का है जो पुलिस से भागते समय यार्ड में फेंस गिरा गया था। फिर उसने अपनी क्लासमेट से दोबारा माफी मांगने का फैसला किया और कहा कि उस समय जरूर काफी शोर हुआ होगा। लड़की ने जवाब दिया कि उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया था, इसलिए सब कुछ जल्दी और शांति से खत्म हो गया। ये सुनकर लड़के की आंखों में दिलचस्पी चमक उठी और उसने उससे पूछा कि उसने एग्जैक्टली किस समय और कैसे पुलिस को कॉल किया था। उसकी क्लासमेट ने बताया कि उसने उसके भागते ही कॉल कर दिया था और उसे चिंता न करने को कहा क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि उसने फेंस तोड़ा था। चॉय जोंगह्यूक ने आपत्ति जताई कि उसे ये भी बताना चाहिए था क्योंकि तब उसकी टेस्टिमनी पुलिस वर्जन को और मजबूत कर देती। उसकी क्लासमेट ने पूछा कि उसके सिर का क्या हाल है। इस पर चॉय जोंगह्यूक ने जवाब दिया कि सब ठीक है और ज्यादा दर्द भी नहीं है। उसी पल कुछ अग्रेसिव दिखने वाले लड़के क्लासरूम में दाखिल हुए। उनका मूड साफ तौर पर खराब था और उन्होंने कहा कि आज उनका एथलीट काफी अच्छे हेल्थ में लग रहा है। पुलिस ने शिकायत की कि किसी ने पिटे हुए इडियट की चुगली कर दी, इसलिए स्कूल के पहले ही दिन उन्हें डांट पड़ गई। फिर वे चॉय जोंगह्यूक की तरफ मुड़े और आक्रामक लहजे में बोले, उठ खड़ा हो, तू डैम फ्रीकिंग जॉक। चॉय जोंगह्यूक को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और एक सीरियस फाइट होने वाली है, लेकिन उसे ये पसंद भी आ रहा था। एक बुली क्लासमेट गुस्से में डिटेक्टिव से पूछने लगा कि क्या वो अब भी क्लास के सब लोगों पर हंस रहा है। जब चॉय जोंगह्यूक अपनी पूरी ऊंचाई में खड़ा हुआ तो वो उस बुली से कई गुना बड़ा और लंबा निकला। मुस्कुराते हुए डिटेक्टिव ने कहा कि हाँ, वो सच में इस फ्रीक और उसके दोस्तों पर हंसा था। उसने जोड़ा कि असल में पैथेटिक कावर्ड्स वही लोग हैं, वो नहीं, क्योंकि उन्होंने मिलकर बैटॉन से उस पर हमला किया था। चॉय जोंगह्यूक ने अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्हीं की वजह से वो लगभग अपना दिमाग खो बैठा था। ये स्टिचेस देखो। उस क्लासमेट ने सोचा कि अगर उन्होंने एथलीट को ऐसे ही छोड़ दिया तो अपर क्लासमैन दोबारा आकर उनसे निपटेंगे। अचानक उस स्काउंड्रल ने एक स्टेशनरी नाइफ निकाली और धमकी देते हुए पूछा कि क्या वो सच में यही मरना चाहता है। नाइफ देखकर चॉय जोंगह्यूक ने सोचा कि ये बुली कितना होपलेसली स्ट्यूपिड और नैरो माइंडेड है। डिटेक्टिव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि वो बस एक इनकॉरेजिबल इंसान है और अब उसे अक्ल में आ जाना चाहिए। ये शब्द सुनते ही वो स्काउंड्रल और ज्यादा गुस्से में आ गया और नाइफ को और कसकर पकड़ लिया। लड़की ये सब देखकर हैरान थी और सोच रही थी कि कोई बहुत अजीब और खतरनाक सिचुएशन सामने आ रही है। जब क्लासमेट ने उसे स्टैब करने की कोशिश की तो चॉय जोंगह्यूक ने वार को आसानी से डॉज कर लिया और बिजली की रफ्तार से पलटकर हमला कर दिया। सिर्फ वार बचाया ही नहीं, बल्कि उसने स्काउंड्रल को लोहे जैसी पकड़ से गले से पकड़ लिया।
डिटेक्टिव ने बुली को ऑफिस वॉल से चिपका दिया और एक हाथ से उसे थोड़ा जमीन से उठा लिया। पकड़ इतनी ताकतवर थी कि ऑफिस नाइफ हमलावर के कांपते हाथों से गिर गई। स्टूडेंट्स तुरंत समझ गए कि जूडो क्लब वाला लड़का लोकल बुलीज और थग से लड़ रहा है। चॉय जोंग ह्यूक ने बुली से पूछा कि क्या वो सच में सोचता है कि डिटेक्टिव ऐसे जर्क से डरता है। स्काउंड्रल जवाब भी नहीं दे सका क्योंकि वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लड़के के अंदर असली ईविल गुस्सा और ब्लड लस्ट जाग उठा हो और उसे रोकना नामुमकिन हो। तभी एक क्लासमेट चिल्लाया कि वो क्लासरूम में ही किसी को मार सकता है। चॉय जोंग ह्यूक को एहसास हुआ कि उसे लॉ नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए उसने बुली को छोड़ दिया। लड़के ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा उससे पैसे वसूले तो वे जरूर मरेंगे। बुलीज ने भी इंसिडेंट को छोड़ना नहीं चाहा और उसे फिर से निपटने की धमकी दी। चॉय जोंग ह्यूक ने उन जर्क्स को चेताया कि उसे अकेला छोड़ दें वरना उनकी इंसुलेंस का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तीनों बुलीज उठे और बड़बड़ाते हुए धमकियां देते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गए। डिटेक्टिव ने सोचा कि स्टिचेस की वजह से उसका सिर पहले ही फटने जैसा दर्द कर रहा था और अब ये जर्क्स भी बीच में पड़ गए थे। उसके सभी क्लासमेट्स ने जो कुछ अभी अपनी आंखों से देखा था उससे वे सन्न रह गए। जब टीचर क्लासरूम में आए तो उन्होंने कहा कि मुंह खुले रखने बंद करो और खड़े हो जाओ, लेसन शुरू होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स एक साथ खड़े हुए और स्कूल ट्रेडिशन व एटिकेट के अनुसार टीचर को झुककर अभिवादन किया। कुछ डिलिजेंट स्टूडेंट्स ने आने वाले लेसन और पहले मिले ज्ञान के लिए टीचर का धन्यवाद भी किया। चॉय जोंग ह्यूक अपने बैंडेज सिर को लेकर टीचर की रिएक्शन देखकर काफी हैरान था। टीचर ने सिर पर बैंडेज बंधे स्टूडेंट की अजीब हालत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। लड़के को ये अजीब लगा कि वो बैंडेज्ड हेड के साथ घूम रहा है, लेकिन टीचर ने एक शब्द भी नहीं कहा। डिटेक्टिव को समझ आ गया कि शायद फाइट के बाद कोच ने टीचर्स को उसकी इंजरी के बारे में बता दिया था। हालांकि उन दिनों टीचर्स स्टूडेंट्स के कैरेक्टर और एकेडमिक ग्रेड्स में ज्यादा फर्क नहीं किया करते थे। चॉय जोंग ह्यूक ने सोचा कि अब उसके क्लासमेट्स शायद उसे भी एक स्कूल बुली और फाइटर ही मानते होंगे। क्लासरूम से जाते समय टीचर ने सबको याद दिलाया कि कल पढ़ाए गए मटेरियल पर इंडिपेंडेंट वर्क होगा। जाते जाते टीचर ने जोड़ा कि स्टूडेंट शांति से नेक्स्ट लेसन की तैयारी करें और घर पर पढ़ा हुआ रिवाइज करें। ये सुनकर चॉय जोंग ह्यूक सन्न रह गया और इस पूरी अनप्लेजेंट सिचुएशन की सारी कड़ियां उसके दिमाग में जुड़ गईं। इंडिपेंडेंट वर्क के बारे में सुनते ही डिटेक्टिव ने डर के साथ सोचा कि उसकी हालत में ये कैसे पॉसिबल है। स्कूल उससे बैंडेज्ड और घायल सिर के साथ टेस्ट लिखने की उम्मीद कैसे कर सकता है। लड़के ने सोचा कि स्कूल वाले कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि 17 साल के शरीर में फंसा एक 40 साल का आदमी ये टेस्ट पास कर लेगा। चॉय जोंग ह्यूक को याद आया कि उनका स्कूल सिर्फ जूडो क्लब के लिए ही नहीं बल्कि हाई लेवल एजुकेशन के लिए भी मशहूर था। डिटेक्टिव को याद आया कि स्पोर्ट्स के बाद हर 2 हफ्ते होने वाला इंडिपेंडेंट वर्क कितना मुश्किल होता था, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि सीनियर ईयर में उसने खुद को संभालने का फैसला कर लिया था। असल में वो काफी स्मार्ट निकला और कई सब्जेक्ट्स उसे पढ़ाई में आसानी से समझ आने लगे थे। अगर वो पेट्रोल में शामिल हो गया होता तो वो आसानी से एक प्रेस्टीजियस पुलिस एकेडमी में पहुंच सकता था। वैसे भी ये सिर्फ हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर प्रोग्राम है तो सब ठीक होना चाहिए। मैथ टेक्स्ट बुक हाथ में पकड़े हुए लड़के को एहसास हुआ कि ये मटेरियल उसके लिए काफी मुश्किल है। चॉय जोंग ह्यूक ने सोचा कि उसे तुरंत अपनी भूली बिसरी नॉलेज रिफ्रेश करनी होगी, नहीं तो वो सच में बहुत लंबे समय के लिए अपनी स्किल्स खो देगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे कल के टेस्ट में क्या आएगा, इसके बारे में उसे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं था। डिटेक्टिव ने एक मेहनती क्लासमेट को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन सोचा कि ये स्ट्रेट ए स्टूडेंट जरूर मदद करेगा। चॉय जोंग ह्यूक ने देखा कि उसका क्लासमेट मन लगाकर कल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसने उसके पास जाने का फैसला किया। लड़के ने उसे ग्रीट किया और शालीनता से पूछा कि क्या वो एक छोटा सा फेवर मांग सकता है ताकि प्रेपरेशन में मदद मिल सके। डिटेक्टिव ने समझाया कि कल इंडिपेंडेंट वर्क है और उससे सही ढंग से तैयारी में मदद मांगी। चॉय जोंग ह्यूक ने जोड़ा कि अगर वो उसे अपने नोट्स दिखा दे तो वो उसकी मदद के लिए बहुत आभारी रहेगा। चश्मा लगाए उस क्लासमेट को हैरानी हुई कि चॉय जोंग ह्यूक खुद उसके पास आया है। स्ट्रेट ए स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि ये जूडोइस्ट अचानक पढ़ाई में मदद के लिए उसके पास क्यों आया। हालांकि अटेंशन पाकर लड़का थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था, फिर भी उसने मदद करने के लिए हाँ कर दी क्योंकि मना करने की कोई वजह नहीं थी। चॉय जोंग ह्यूक ने ओके कहा और आदत में आकर उसका निकनेम लेकर लंच तक साथ पढ़ने का सुझाव दिया। फिर डिटेक्टिव को याद आया कि वो 40 साल का नहीं है तो उसने तुरंत खुद को सुधारा और ज्यादा सही शब्द बड़ी इस्तेमाल किया। इन दोस्ताना शब्दों से क्लासमेट और ज्यादा लाल हो गया
और उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे बड़ी कहा है। लंच टाइम हुआ और स्टूडेंट्स अपने साथ लाए कंटेनर से घर का बना खाना और राइस निकालने लगे। सभी स्टूडेंट्स खाना चबाते हुए अपनी इंटेंस क्लासेस से ब्रेक लेते हुए आपस में बातें करने लगे। चॉय जोंग ह्यूक ने भी अपनी प्यारी माँ के छोटे स्नैक बार में बनाए गए स्वादिष्ट स्नैक्स खाए। जब डिटेक्टिव तय जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका नर्डी क्लासमेट कहीं गायब है और आसपास नहीं है। हालांकि उन्होंने साथ पढ़ने का तय किया था, फिर भी लड़का मिसिंग स्ट्रेट ए स्टूडेंट को ढूंढने के लिए चारों ओर देखने लगा। चॉय जोंग ह्यूक को ये बहुत अजीब लगा क्योंकि ये मेहनती लड़का अभी अभी उसके साथ ही था। एक क्लासमेट डिटेक्टिव के पास आई और बोली कि अगर वो सूहो की बात कर रहा है तो उसे आखिरी बार कैफेटेरिया के पास देखा गया था। लड़की ने बताना शुरू किया कि टॉप स्टूडेंट को स्कूल बुलीज और होलीगन्स अपने साथ ले गए थे। ये सुनते ही चॉय जोंग ह्यूक को जबरदस्त गुस्सा आया और उसने सोचा कि उसे जितनी जल्दी हो सके अपने दोस्त को ढूंढना होगा। उस क्लासमेट ने पक्के लहजे में कहा कि वो सूहो को ढूंढने में जरूर मदद करेगी। दोनों तेजी से स्कूल कैफेटेरिया की ओर दौड़े ताकि अपने पिटे हुए क्लासमेट को जल्द से जल्द ढूंढ सकें। लड़का और लड़की कैफेटेरिया के हर कोने में तेजी से देखने लगे, हर जगह अपने मिसिंग क्लासमेट को ढूंढते हुए। डर के साथ उन्हें एहसास हुआ कि वो नहीं है और वे सोचने लगे कि बुलीज उसे कहाँ ले गए होंगे। फिर दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आया, काफी मुमकिन था कि सूहो को स्कूल की रूफ पर ले जाया गया हो। सूहो सच में रूफ पर खड़ा था, पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद डर और दर्द से कांप रहा था। बेचारे लड़के को इन स्काउंड्रल्स ने बुरी तरह मारा था और उसके चेहरे पर घाव और नीले काले निशान पड़े हुए थे। चॉय जोंग ह्यूक समझ गया कि समय बर्बाद नहीं किया जा सकता, इसलिए वो तुरंत सीढ़ियां चढ़ने लगा। डिटेक्टिव और उसका क्लासमेट रूफ पर पहुंचे और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए ध्यान से चारों ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें रूफ पर कहीं भी वो नर्ड दिखाई नहीं दिया, जो बहुत ही अजीब और समझ से बाहर था। दोनों ने सोचा कि शायद वो वापस क्लासरूम चला गया हो, इसलिए वहां जाकर देखना चाहिए। उन्होंने इसी बात पर सहमति जताई और सोचा कि शायद यही सूहो के साथ हुआ होगा। जब चॉय जोंग ह्यूक रूफ से जाने वाला था तो उसकी नज़र कोने में किसी अजीब चीज पर पड़ी। वो कुछ ऐसा था जो खुली हुई वेंटिलेशन ग्रेट जैसा लग रहा था। डिटेक्टिव ने देखा कि उसका क्लासमेट रूफ के एक कोने में दुबका हुआ था, सबसे छुपते हुए। उन्हें देखते ही डर लगा कि इस बेचारे लड़के के साथ क्या क्या हुआ होगा। सूहो ने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ करना, मैं टेस्ट के लिए साथ पढ़ने का वादा नहीं निभा पाया। स्ट्रेट ए स्टूडेंट ने समझाया कि कुछ बुलीज अचानक उसके पीछे पड़ गए थे और उससे उनके साथ जाना पड़ा, वो कुछ नहीं कर सका। चॉय जोंग ह्यूक ने अपने दोस्त से कहा कि उसके कपड़े पूरी तरह गंदे हो चुके हैं और उसे इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लड़के को समझ आ गया कि बुलीज बस अपना गुस्सा सूहो पर निकालना चाहते थे क्योंकि उसने उनका विरोध किया था। डिटेक्टिव को गुस्सा आ गया और उसने वादा किया कि वो इन स्काउंड्रल्स को बुलिंग की सजा जरूर देगा। चॉय जोंग ह्यूक के पेट में असली गुस्सा उठने लगा इस पूरी नाइंसाफी की वजह से। फिर उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, आज स्कूल कैफेटेरिया में मैंने ठीक से खाना नहीं खाया। उसके क्लासमेट्स को समझ नहीं आया कि वो खाने को लेकर इतनी अजीब सी बातें और माफिया क्यों मांग रहा है। इसके बाद डिटेक्टिव ने सुझाव दिया कि स्कूल के बाद पास के कैफे में चलकर स्वादिष्ट टुकबोकी खाएं। उन्होंने खाना खाया और इस बात पर बातें की कि स्कूल के बाद नॉर्मल मील मिलना कितना अच्छा लगता है। चॉय जोंग ह्यूक ने सोचा कि पास्ट में लौटने के बाद उसका शरीर इतना थक चुका है कि वो एक सर्विंग भी पूरा नहीं खा पा रहा। लड़कों ने वेंडिंग मशीन से और कॉफी ली और इस पर चर्चा करने लगे कि कौन सी कॉफी सबसे अच्छी लगती है। चॉय जोंग ह्यूक हंसने लगा और दोस्तों से कहा कि कॉफी और हाइट के बीच कोई रिलेशन नहीं होता। डिटेक्टिव ने एग्जाम्पल के तौर पर अपनी लंबी हाइट की तरफ इशारा किया और सभी उसकी बात पर हंस पड़े। चॉय जोंग ह्यूक ने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा कि इतने समय तक बुली की तानों को सहना उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। ये सुनते ही सूहो झुक गया और उसके पीले चेहरे पर तुरंत डर झलक आया। ऑनर स्टूडेंट को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि उसके दिमाग में हाल की मारपीट की डरावनी तस्वीरें घूम गई थीं। डिटेक्टिव ने अपने दोस्त से कहा कि अब इसकी चिंता मत करो, वे बुलीज अब दोबारा उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। चॉय जोंग ह्यूक ने वादा किया कि वो ये पक्का करेगा कि स्कूल में वे किसी को भी परेशान न कर सकें। उसके दोस्तों ने हैरानी से पूछा कि वो ऐसा कैसे करेगा। डिटेक्टिव ने जवाब दिया कि वो दुनिया बदल देगा और इसे सबके लिए ज्यादा दयालु और बेहतर बनाएगा। अब सुबह के न्यूज़पेपर्स हर जगह स्कूल बुलीज की खबरों से भरे हुए थे। चॉय जोंग ह्यूक खुश था, सोचते हुए कि ये अच्छा है कि सुबह की खबरें और ताज़ी हवा तक उसके साथ हैं। हर कोई हाथ में न्यूज़पेपर पकड़े स्कूल वायलेंस की ताज़ा खबरें ध्यान से पढ़ रहा था। रिपोर्टर्स तक स्कूल पहुंच गए और कहने लगे कि वे ये स्टोरी फिल्म करेंगे कि उन्हें अपना काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा। एक स्कूल एम्प्लॉई ने रिपोर्टर्स की भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे फिर भी बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़े। चॉय जोंग ह्यूक इन बदलावों को देखकर खुश था, सोचते हुए कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं।
रिपोर्टर्स ने सिर पर बैंडेज लगाए हुए एक लड़के को देखा और सोचा कि शायद उसे भी उन्हीं स्कूल बुलीज ने पीटा है। इसलिए जर्नलिस्ट्स और ज़्यादा जोर देने लगे और पूछने लगे कि क्या वे उससे कुछ ज़रूरी सवाल पूछ सकते हैं। वे डिटेक्टिव से कहने लगे कि वो इन स्कूल बुलीज के बारे में थोड़ा और बताए। लड़के ने पास खड़े टीचर से तंज भरे लहजे में पूछा कि आखिर हुआ क्या है और इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए हैं। टीचर ने तुरंत कहा कि कोई खास बात नहीं है, बस क्लास में जाओ, ध्यान मत दो। चॉय जोंग-ह्युक संतोष भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, यह समझते हुए कि आज के लिए वो खुद से और नतीजों से पूरी तरह संतुष्ट है। उसी समय एक पोस्टल वर्कर जर्नलिस्ट पाक यंगिल के पास आया और बोला कि उसके लिए एक पैकेज आया है, यहाँ देखिए। जर्नलिस्ट अपनी डेस्क पर बैठा था और उसने पोस्टमैन को धन्यवाद देते हुए कहा, डिलीवरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब पाक यंगिल ने पैकेज खोला तो उसने सोचा कि ये किसने भेजा है। अंदर एक कैसेट और एक लेटर था, शायद कोई विटनेस। जर्नलिस्ट ने पूरी एडिटोरियल ऑफिस में जोर से चिल्लाकर कहा कि स्कूल के बच्चों ने एक्सटॉर्शन से 50 मिलियन वन कमाए हैं। उसने कहा कि इतनी रकम से एक छोटा अपार्टमेंट खरीदा जा सकता है और ये बच्चे असली गैंगस्टर्स हैं। इसके बाद जर्नलिस्ट और भी तेजी से स्कूल की तरफ दौड़ा, खास तौर पर उस बैंडेज वाले लड़के को ढूंढते हुए जिसे बुलीज ने पीटा था। अब इस न्यूज़पेपर में हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा था, शहर में स्कूल क्राइम्स की बढ़ती संख्या। लड़के ने सुबह का न्यूज़पेपर अपने हाथ में पकड़ा और सोचा कि रिपोर्टर ने सब कुछ काफी अच्छे और कन्विंसिंग तरीके से लिखा है। टीचर ने जब चॉय जोंग-ह्युक को न्यूज़पेपर के साथ देखा तो तुरंत पूछा कि उसके हाथ में क्या है। डिटेक्टिव ने बताया कि ये न्यूज़पेपर है और हाल ही में उसने खबरें पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। ये सुनकर टीचर ने हैरानी से पूछा कि वो किसे पढ़ने की बात बता रहा है। चॉय जोंग-ह्युक की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी और वो सोचने लगा कि टीचर का बिहेवियर ऐसा क्यों है। टीचर ने जल्दी से कहा कि कुछ खास नहीं है और लड़के से क्लास में जल्दी जाने को कहा। डिटेक्टिव ने शालीनता से जवाब दिया कि वो वैसा ही करेगा जैसा टीचर ने कहा है और क्लासरूम की ओर बढ़ गया। चॉय जोंग-ह्युक ने सोचा कि टीचर के चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ था कि सारे टीचर्स को पता था कि क्या चल रहा है। उसके जूडो टीममेट्स उसके पास आए और क्लब में उसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करने लगे। डिटेक्टिव स्कूल कॉरिडोर में अपने क्लासमेट्स को ताज़ा न्यूज़पेपर्स बांटने में बिजी था। उसने अपने जूडो टीममेट्स को भी कॉपीज दी और कहा, देखो कितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। एथलीट्स ने आर्टिकल पढ़ा और कहा कि टोरंटो में वे हुलिगन्स से चुपचाप निपट लेते। जुडोकास ने जोड़ा कि वे खुद सिचुएशन संभाल सकते थे, तो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट करना जरूरी क्यों था। चॉय जोंग-ह्युक ने आपत्ति जताई कि एक साथ दो तरफ से वार करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। डिटेक्टिव ने अपने कॉमराड से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि हुलिगन्स खुद ही अपनी गलती मान लेंगे। उसने समझाया कि अच्छी खासी पिटाई के बाद भी वे डरेंगे नहीं, बल्कि एथलीट्स के खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। फिर जुडोकास को विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन देना पड़ता और कोच को सीरियस प्रॉब्लम झेलनी पड़ती। चॉय जोंग-ह्युक ने आगे पूछा कि अगर वे यूनिवर्सिटी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कानून के साथ बेवजह की परेशानी क्यों मोल लें। इन तर्कसंगत बातों को सुनकर उसके दोस्तों ने मान लिया कि डिटेक्टिव सही कह रहा है। चॉय जोंग-ह्युक ने समझाया कि न्यूज़पेपर में ये देखकर पुलिस कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वे किसी को चोट पहुंचाते हैं तो विक्टिम पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है और नतीजे से संतुष्ट रहेगा। अब क्लासरूम में सभी क्लासमेट्स एक्टिवली डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये सब सच में स्कूल में हुआ था। सुहो अपनी क्लासमेट सोयोंग के पास गया और पूछा कि क्या उसने स्कूल बिल्डिंग के पास रिपोर्टर्स देखे थे। ग्लासेस पहनी हुई लड़की ने जवाब दिया कि ये शायद उसी प्लान का सेकंड स्टेज है जिसकी बात उनके दोस्त ने कल की थी। चॉय जोंग-ह्युक अचानक उन दोनों के पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा कि वे क्या बात कर रहे हैं। सोयोंग ने कहा कि पुलिस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये समस्या चुपचाप भी हल की जा सकती थी। चॉय जोंग-ह्युक ने जवाब दिया कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आज जो कुछ हुआ है उसके बाद वे खुद ही उनके पास आएंगे। डिटेक्टिव ने सोचा कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ऐसी हेडलाइन होने के बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो उन्हें अपने गुस्सैल सुपीरियर से इनएक्शन के लिए कड़ी फटकार मिलेगी। चॉय जोंग-ह्युक ने दोस्तों से कहा कि सबसे पहले उन्हें अपकमिंग इंडिपेंडेंट वर्क की तैयारी करनी चाहिए। उसने याद किया कि कल उसने सुहो से मिडिल स्कूल की घटनाओं के बारे में पूछताछ की थी। स्ट्रेट ए स्टूडेंट के पास स्कूल के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम काम करता था और फ्लायर्स बांटता था। बुलीज ने उससे कुल मिलाकर 3 मिलियन वन से ज्यादा छीन लिए थे और कम से कम 2 और लोग भी इससे पीड़ित थे। ज्यादातर बुलीज हर स्टूडेंट से हर महीने बिना किसी अपवाद के लगभग 100,000 वन लेते थे। अगर कम से कम 40 स्टूडेंट्स को गिना जाए तो ये साल भर में करीब 50 मिलियन वन की कमाई बनती है। ये सुनकर सुहो की आंखों में खुशी चमक उठी कि इन बुलीज को सबक सिखाया जा सकता है। इंडिपेंडेंट वर्क शुरू हुआ और सबको पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए शीट्स दी गईं। चॉय जोंग-ह्युक ने क्वेश्चन शीट हाथ में ली
और सोचा कि टेस्ट में सवाल हैरान करने वाले तौर पर बहुत कम थे। डिटेक्टिव ने सोचा कि टीचर्स चाहते हैं कि पुलिस के स्कूल पहुंचने से पहले ही क्लास जल्दी खत्म कर दी जाए और सबको घर भेज दिया जाए। वाकई टीचर भी यही सोच रहे थे कि सब कुछ जितनी जल्दी हो सके निपटा दिया जाए और लेसन को ज्यादा लंबा न खींचा जाए। अचानक किसी वजह से टीचर ने चॉय जोंग ह्यूक को पूरी क्लास के सामने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर बुला लिया। लड़के ने हैरानी से खुद की तरफ इशारा किया और टीचर से पूछा कि क्या सच में उसे ही ब्लैक बोर्ड पर बुलाया जा रहा है। टीचर ने कहा कि अगर डिटेक्टिव हर जगह लेटर ए ही लिख देगा तो उनके लिए वर्क चेक करना असुविधाजनक हो जाएगा। इस पर चॉय जोंग ह्यूक ने टीचर से आपत्ति जताई और कहा कि उसने ये प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व की हैं, किसी से कॉपी नहीं किया है। टीचर और लड़के के बीच बहस चल ही रही थी कि क्लास में किसी ने हाथ उठाकर बोलने की इजाजत मांगी। वो सोयोंग थी, जिसने टीचर से कहा कि लड़का वाकई मेहनत से पढ़ रहा था और वे खुद देख सकते हैं। सुहो भी खड़ा हुआ और उसने कंफर्म किया कि उसने कल अपने अच्छे दोस्त के साथ मिलकर पढ़ाई की थी। टीचर साफ तौर पर नाखुश थे कि दोस्तों ने अपने क्लासमेट का पक्ष लिया। स्कूल के लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई कि स्टूडेंट चॉय जोंग ह्यूक को तुरंत प्रिंसिपल से मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान के साथ लड़के ने टीचर से कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के बुलावे पर वो प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर स्कूल के स्टूडेंट्स के चिंतित पेरेंट्स की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। जब चॉय जोंग ह्यूक क्लासरूम से बाहर निकला तो इन सभी परेशान लोगों को देखकर वो हल्के से मुस्कुराया। पेरेंट्स ने जब इस लंबे कद के यंग मैन को देखा तो वे सोचने लगे कि क्या वाकई यही वो लड़का है। वे आपस में बात करने लगे कि इस लड़के में ऐसी क्या अजीब क्षमताएं हैं और ये इतना लंबा क्यों है। टीचर ने पेरेंट्स से कहा कि वे इंतजार करें जब तक वो लड़के से बात कर ले, और अगर कोई पूछे तो कह देना कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। चॉय जोंग ह्यूक ने तंज में सोचा, क्या ये आदमी सच में खुद को एक असली टीचर और एजुकेटर कहने का हक रखता है। लड़के ने टीचर को कोई जवाब नहीं दिया और टीचर इस चुपचाप की अवज्ञा से साफ तौर पर भड़क गया। डिटेक्टिव ने टीचर से कहा कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या कह रहा है और उससे आखिर चाहता क्या है। यंग मैन प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुआ और वहां कुछ अनजान लोग सूट्स पहने बैठे हुए दिखे। उन्हें वहां शांति से बैठे और इंतजार करते देखकर चॉय जोंग ह्यूक सचमुच स्तब्ध रह गया। डिटेक्टिव ने उनकी तीखी और दुर्भावनापूर्ण नजरें महसूस की जो उसे सिर से पैर तक जांच रही थीं। वे वही बदमाश थे जिन्हें वो कभी भी प्रिंसिपल के ऑफिस में देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। वे स्काउंड्रल्स आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें सीधा चेहरा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब वे ऐसी कार्यवाही में शामिल हो रहे थे। ऑफिस का दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसी पल चॉय जोंग ह्यूक अंदर आया। डिटेक्टिव ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अंदर प्रवेश किया और कहा, हेलो पुलिस के जेंटलमैन इन्वेस्टिगेटर्स। आदमी हैरान हो गए और पूछने लगे कि उसे कैसे पता चला कि वे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जबकि ये तो साफ दिख रहा था। चॉय जोंग ह्यूक ने मन ही मन सोचा कि शायद वे उसी डिपार्टमेंट से ना हों, लेकिन वो इन लोगों को पहचानता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पूछा कि क्या उसके पिता भी डिटेक्टिव थे, क्योंकि टीनेज बेटे के होते हुए रिटायरमेंट के लिए तो अभी जल्दी थी। लड़के ने जवाब दिया कि उसके पिता ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने उसके पिता का नाम पूछा तो डिटेक्टिव ने जवाब दिया कि उनका नाम चॉय डोचुल था। ये नाम सुनते ही इन्वेस्टिगेटर्स चौंक गए और बोले कि वो तो वही फॉर्मर रेसलर थे। चॉय जोंग ह्यूक ने जिज्ञासा से पूछा कि क्या वे उसके दिवंगत पिता को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत पूछना शुरू किया कि उसकी माँ कैसी है और क्या उसकी जिंदगी में सब ठीक है। एक इन्वेस्टिगेटर ने पूछा कि क्या यंग मैन जानता है कि उसे डायरेक्टर के ऑफिस में क्यों बुलाया गया है। डिटेक्टिव ने जवाब दिया कि हाँ, ये सब उसके टूटे हुए सिर की वजह से है, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख लिया था। चॉय जोंग ह्यूक ने सोचा कि वो खुद एक फॉर्मर इन्वेस्टिगेटर रहा है, इसलिए वे लोग भी ये सब समझते होंगे। अब थोड़ा सांस रोककर लड़के ने इन्वेस्टिगेटर से कहा कि वो पहले उन्हें एक और ज़रूरी बात बताना चाहता है। डिटेक्टिव ने समझाया कि वो इन जर्क्स के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है और सीरियस इंजरीज का केस शुरू करना चाहता है। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर्स ने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स को दी थी। चॉय जोंग ह्यूक ने खुद को एक मासूम लड़के की तरह दिखाया, प्यारी सी मुस्कान के साथ, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर्स को अपने सारे कार्ड्स नहीं दिखाना चाहता था। फिर अचानक डिटेक्टिव ने ऑफिस में अपना व्यवहार बदलते हुए अचानक खड़े होकर बात शुरू कर दी। यंग मैन ने डिटेक्टिव से माफी मांगी कि उसने पुलिस से संपर्क करते समय सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। चॉय जोंग ह्यूक ने समझाया कि बुली स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे, लेकिन बात बहुत आगे निकल गई थी और टीचर्स इसे मजाक समझ रहे थे। पुलिस ने माना कि सिचुएशन वाकई भयानक थी
और उन्होंने भी सोचा था कि टीनेजर्स बस आपस में मजाक कर रहे होंगे। एक ऑफिसर ने कहा कि जब उसने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा तो उसे तुरंत किसी वेल प्लान्ड एक्शन का शक हुआ। इन्वेस्टिगेटर ने जोड़ा कि डिटेक्टिव ने बिल्कुल सही काम किया है। जब और कोई रास्ता ना बचे तो पब्लिक सपोर्ट लेना जरूरी हो जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव्स ने उससे कहा कि वो डिटेल में बताए कि वो इस केस को आगे कैसे बढ़ाना चाहता है। यंग मैन ने जवाब दिया कि वो सबसे पहले उन लोगों को पकड़ना चाहता है जिन्होंने उसे पीटा था, और उसके बाद सभी विक्टिम्स को इकट्ठा करना चाहता है। चॉय जोंग ह्यूक चाहता था कि उन्हें बिना किसी डर के गवाही देने का मौका मिले, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके सुपीरियर्स इस केस पर नजर रखे हुए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने जवाब दिया कि ये बच्चा कई सालों का लॉ एनफोर्समेंट एक्सपीरियंस रखने वाले सीजन्ड पुलिस ऑफिसर की तरह बात कर रहा है। डिटेक्टिव ने कहा कि वो उन पर अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगाना चाहता है, जिसका मतलब था कि उन्हें वही अमाउंट चुकानी होगी जो वो बताएगा। चॉय जोंग ह्यूक ने साफ किया कि जिन लोगों ने उसे स्टिक से मारा था वे 20 मिलियन ईच देंगे और बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा 10 मिलियन देंगे। लड़के ने यह भी कहा कि उसने विक्टिम्स और बुलीज दोनों के सभी नाम लिख रखे हैं, जिसके लिए वो बहुत आभारी था। पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि ये ठीक है और डिटेक्टिव किम ऑफेंडर्स के पेरेंट्स को स्टेशन बुलाकर उनके स्टेटमेंट्स लेगा। इस बातचीत के बाद सबसे पहला काम ये किया गया कि पेरेंट्स को प्रिंसिपल के ऑफिस में बातचीत के लिए बुलाया गया। गुस्से में भरे पेरेंट्स ने इन्वेस्टिगेटर से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और किसने हिम्मत की कि स्कूल में उनके साथ ऐसा बर्ताव करे। एम्प्लॉई ने पेरेंट्स से कहा कि अगर वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे जेल जाएं, तो उन्हें ज्यादा शोर मचाने के बजाय शांति से पेश आना चाहिए। ये सुनकर एडल्ट्स हैरान रह गए और गुस्से में पूछने लगे कि उनके बच्चों को जेल क्यों जाना चाहिए। पेरेंट्स चिल्लाने लगे कि उन्हें इसकी कोई वजह नहीं दिखती, क्योंकि लड़के ने तो अपने आप स्टिचेस लगवा लिए थे और बस विक्टिम बनने का नाटक कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया कि अगर विक्टिम से एग्रीमेंट करके स्टेटमेंट विथड्रॉ नहीं किया गया तो बच्चों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। डिटेक्टिव ने जोड़ा कि भगवान का शुक्र है कि लड़के ने अभी तक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है और अब भी सब कुछ ठीक करने का मौका है। उसने पेरेंट्स से कहा कि वे समझते हैं कि उनके बच्चे सच में लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर ने समझाया कि उन्हें विक्टिम के साथ कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विक्टिम के बारे में सोचना जरूर पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटर ने पेरेंट्स को समझाया कि उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका काम एक एमिकेबल एग्रीमेंट तक पहुंचना है, क्योंकि इस सिचुएशन में लॉ और माइनर्स उनके बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। चॉय जोंग ह्यूक ने ये सब सुना और चीफ से पूछा कि अटेम्प्टेड मर्डर में एवरेज मॉरल डैमेज कॉम्पेंसेशन कितना होता है। इन्वेस्टिगेटर ने प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया कि अटेम्प्टेड मर्डर के लिए 25 मिलियन एंड कॉम्प्लिसिटी के लिए लगभग 15 मिलियन होते हैं। इसके बाद लड़के ने संतोष के साथ कहा कि उसे उम्मीद है कि यहाँ मौजूद हर किसी ने सुन लिया होगा कि वो डैमेज के बदले कितनी फेयर अमाउंट चाहता है। डिटेक्टिव ने जोड़ा कि फुल कॉम्पेंसेशन के बिना कोई दूसरा अग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। वो जानता था कि ऐसे मामलों में अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ तो सजा अडल्ट क्रिमिनल्स जैसी ही होती है। और जब लड़के ने ये सब साफ साफ कह दिया तो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स से उसे अपनी बातों की पूरी प्रोफेशनल पुष्टि भी मिल गई। जब हूलिगन्स के पेरेंट्स ने ये सुना तो वे इस स्कूल बॉय की हिम्मत देखकर पूरी तरह स्टन रह गए। हैरानी से उनके मुंह खुले रह गए। लड़के ने चालाक से मुस्कान के साथ कहा कि उनकी बिगड़ी हुई एक्सप्रेशंस देखकर उसका दिल तक एक पल के लिए रुक गया था। चॉय जोंग ह्यूक ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें उन कई स्कूल चिल्ड्रन को भी भारी कॉम्पेंसेशन देनी होगी जो एक्सटॉर्शन के विक्टिम्स रहे हैं। उसने न्यूज़पेपर के आर्टिकल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बुलीज महीनों से लगभग 40 स्कूल चिल्ड्रन से लगातार पैसे वसूल रहे थे। पेरेंट्स तब और भी डर गए जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने बच्चों की हरकतों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चॉय जोंग ह्यूक यही नहीं रुका और चेतावनी दी कि पूरा कॉम्पेंसेशन देने के बाद भी उनके बच्चों को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है, क्योंकि ये एक काफी सीरियस क्राइम है और सब कुछ कोर्ट के फाइनल डिसीजन पर निर्भर करता है, इसलिए पनिशमेंट के सभी ऑप्शंस पॉसिबल हैं। इसके बाद लड़के ने डिसाइसिवली कहा कि अब उसके लिए जाने का समय हो गया है और उसे अपनी स्कूल वर्क पर ध्यान देना है। जाने से पहले उसने पराजित बुलीज की तरफ देखा और कहा कि उन्होंने सब कुछ खुद सुन लिया है और वो उम्मीद करता है कि उन्हें दोबारा कभी ना देखे। आंखों में बेबसी के आंसू लिए बुलीज को एहसास हो गया कि उन्होंने सच में गलत इंसान से पंगा ले लिया था, ऐसे इंसान से जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। इस सारे ड्रामा के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने प्रोफेशनली स्कूल रैकेटियरिंग के दूसरे विक्टिम्स से कंफर्मिंग स्टेटमेंट्स लेना शुरू कर दिया। चॉय जोंग ह्यूक ये देखकर संतुष्ट था कि उसका केयरफुली थॉट आउट प्लान कितनी परफेक्ट तरीके से काम कर गया था, जो उसके लिए एक शानदार रिजल्ट था। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स और लड़का स्कूल बिल्डिंग के पास सड़क पर खड़े थे, जहां उनकी मुलाकात उसकी मेहनती मां से हुई। मेल इन्वेस्टिगेटर ने विनम्रता से बताया कि चूंकि सभी पार्टीज ने ऑफिशियल कॉम्पेंसेशन अग्रीमेंट साइन कर दिया है,
इसलिए गिल्टी पार्टी का लॉयर अप्रोप्रिएट अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इन्वेस्टिगेटर ने जोड़ा कि उन्होंने अपने सारे दुख और तकलीफ के बाद ये कॉम्पेंसेशन ईमानदारी से कमाई है, इसलिए फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर ने मां से प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका बेटा सच में बहुत बेहतरीन, बहादुर और दृढ़ निश्चयी इंसान है, जो टीनेजर्स में बहुत रेयर होता है। औरत ने हल्की हैरानी के साथ जवाब दिया कि उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया है, इसलिए उसके लिए भी यह बदलाव काफी अनयूजुअल है। इन्वेस्टिगेटर ने ट्रेडिशनल तरीके से शालीनता से झुककर परिवार को गुड बाय कहा और गर्मजोशी से बोला, तो फिर अलविदा और आपको ढेरों शुभकामनाएं। यंग मैन ने अपनी मां से अपकमिंग टेस्ट रिजल्ट्स को लेकर अपनी उम्मीदें साझा की और भरोसा दिलाया कि वो उसकी अचीवमेंट्स देखकर खुश हो जाएगी। चॉय जोंग ह्यूक ने गर्व से रैंकिंग्स में अपना 15th प्लेस अनाउंस किया और इसे अपनी लंबी मेहनत के बाद एक शानदार अचीवमेंट माना। उसकी मां ने दिल से कामना की कि उसका बेटा पढ़ाई में ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और एक इंसान व स्टूडेंट के रूप में लगातार डेवलप करता रहे। आंखों में खुशी के आंसू लिए औरत ने सोचा कि उसका बेटा हाल के समय में सचमुच बेहतर इंसान बन गया है। उसने डाइनर में अपने काम का दिन खत्म होने की घोषणा की और वादा किया कि घर पर डिनर के लिए स्वादिष्ट रोस्ट मीट बनाएगी। इन्वेस्टिगेटर ने स्कूल प्रिंसिपल के साथ फोन पर एक गंभीर बातचीत की, जिसमें मौजूदा सिचुएशन की अहमियत और जटिलता पर चर्चा की गई। उस आदमी ने आने वाली मीडिया फ्रेंजी की चेतावनी दी और ये भी कहा कि किए गए काम के लिए सुपीरियर्स की तरफ से सराहना मिल सकती है। पुलिस ऑफिसर को स्कूल कॉन्फ्लिक्ट के सफल समाधान पर वाकई दिल से खुशी और संतुष्टि महसूस हो रही थी। डिटेक्टिव ने खिड़की से उस लड़के को देखते हुए उसके असामान्य कैरेक्टर और एक टीनेजर के हिसाब से उसके मैच्योर व्यवहार के बारे में गहराई से सोचा। डिटेक्टिव ने अपने लाइफ एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर इवेंट्स की जानकारी की सच्चाई आसपास के सभी लोगों से सावधानी से छुपाकर रखी। जूडो ट्रेनिंग के दौरान यंग मैन ने अपने स्पारिंग पार्टनर को किमोनो से मजबूती से पकड़ लिया, टाटामी पर एक डिसाइसिव थ्रो लगाने की तैयारी करते हुए। उसकी सारी मूवमेंट्स इस बात पर केंद्रित थीं कि ओपोनेंट को प्रभावी तरीके से गिराया जाए और जिम के फ्लोर पर पिन किया जाए। यंग फाइटर की नज़र में अडिग दृढ़ता और मौजूदा फाइट पर पूरी कंसंट्रेशन साफ झलक रही थी। टीचर ने क्लास को अनाउंस किया कि टेस्ट के स्कोर्स इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर लगा दिए गए हैं। चॉय जोंग ह्यूक ने संतोष के साथ याद किया कि कैसे वो 15th प्लेस से बढ़कर अब 3rd प्लेस पर पहुंच गया है। हाल ही में हुए एक मॉक एग्जाम में वो सभी स्टूडेंट्स में से 25th प्लेस हासिल करने में कामयाब रहा था। यंग मैन को सच्ची खुशी थी कि वो अब इंटेंसिव लर्निंग प्रोसेस का आदी हो गया है और लगातार अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है। हेड इंजरीज पूरी तरह ठीक होने के बाद यंग मैन को आखिरकार फुल ट्रेनिंग में लौटने का मौका मिल गया। कोच शिन चोंग गिल ने गर्व से अपने स्टूडेंट की स्कूल वाइड एकेडमिक रैंकिंग में शानदार अचीवमेंट को नोट किया। स्कूल प्रिंसिपल ने खास तौर पर एक ही स्टूडेंट में हाई एथलेटिक एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स के इस रेयर कॉम्बिनेशन की तारीफ की। क्लब के सीनियर मेंबर्स ने हंसी मजाक में जूनियर को छेड़ा, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म को लेकर उसकी अजीब रिएक्शन देखकर हैरान होते हुए। चॉय जोंग ह्यूक ने उन यादों की नेचर पर गहराई से सोचा जो सालों पुराने फैमिलियर ट्रेनिंग गियर को देखकर वापस उमड़ आई थीं। डिटेक्टिव को जिंदगी की नई शुरुआत का एहसास खास तौर पर मेडिकल स्टिचेस हटने के बाद बेहद पसंद आ रहा था। यंग मैन को सच में खुशी थी कि वो फिर से 17 साल का है और उसके सामने लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज पड़ी हैं। उसका मजबूत और जवान शरीर ईस्टर्न मार्शल आर्ट्स की सीरियस ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन फिजिकल फाउंडेशन दे रहा था। उसकी मौजूदा एक्सीलेंट फिजिकल कंडीशन उसकी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। लड़का दिन भर उसके साथ रहने वाली इनक्रेडिबल फ्रेशनेस एंड इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी का मजा ले रहा था। यंग मैन चौड़ी मुस्कान के साथ आगे दौड़ा, हाल के समय की अपनी सक्सेस पर दिल से खुश होता हुआ। कोच ने स्पारिंग शुरू होने का ऐलान किया और जूडो टेक्निक्स की सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस के लिए पेयर्स में बंटने को कहा। सभी एथलीट्स ने एक दूसरे के सामने पोजीशन ली और इंटेंस ट्रेनिंग सेशन की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। चॉय जोंग ह्यूक अपने एक सीनियर टीममेट के सामने खड़ा हुआ और अपकमिंग जॉइंट मैच को लेकर शालीनता से अपनी खुशी जाहिर की। यंग मैन ने सेक्शन में अपने ज्यादा अनुभवी स्पारिंग पार्टनर के साथ फाइट से पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करना शुरू किया। सीनियर कॉमराड ने सोचा कि जूनियर हाल के दिनों में कुछ ज्यादा कॉकी एंड ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। एक्सपीरियंस जुडोका के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई और उसने इस घमंडी बच्चे को थोड़ा जमीन पर लाने का फैसला किया। सीनियर ने जूनियर के किमोनो को तेजी से पकड़ा, एक क्लासिक थ्रो लगाने और उसे पीठ के बल गिराने का इरादा करते हुए। यंग मैन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था, लेकिन भीतर कहीं कुछ ऐसा था जो उसे पूरी ताकत से लड़ने से रोक रहा था। जैसे जैसे दोनों ने अपनी पकड़ कस ली, दोनों एथलीट्स एडवांटेज की तलाश में टाटमी पर सक्रिय रूप से हिलने डुलने लगे। चॉय जोंग ह्यूक को अपने भीतर अजीब सी फीलिंग्स महसूस होने लगीं, जिन्हें वो समझ भी नहीं पा रहा था और न ही किसी को समझा सकता था। उसे ऐसा लगने लगा कि आसपास की हर चीज धीमी हो गई है,
जैसे समय सामान्य से कई गुना धीरे चल रहा हो। यंग मैन ने महसूस किया कि उसका सीनियर कॉमरेड सिर्फ हल्का वार्म अप नहीं बल्कि एक सीरियस फाइट के मूड में है। अचानक यंग मैन ने एक टेक्निकल ट्रिप लगाया जिससे क्रिटिकल मोमेंट पर उसका ओपोनेंट बैलेंस खो बैठा। इस मैन्यूवर की वजह से दोनों फाइटर्स एक साथ जिम की सॉफ्ट टाटमी मत पर गिर पड़े। सीनियर कॉमरेड गुस्से में था कि उसने जूनियर की इतनी बेधड़क एंड अनएक्सपेक्टेड ट्रिप को नोटिस ही नहीं किया। चॉय जोंग ह्यूक को अपनी हरकत पर शर्म आई और उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसका पैर गलती से फिसल गया था, उसका कोई मलिशियस इरादा नहीं था। एक्सपीरियंस जुडोका ने चालाक मुस्कान के साथ नोट किया कि जूनियर पूरी तरह रिकवर हो चुका है और उसने मैच दोबारा करने का सुझाव दिया। कोचेस स्पारिंग को ध्यान से देख रहे थे, अपने स्टूडेंट्स की टेक्निक में इंटरेस्टिंग मोमेंट्स को नोट करते हुए। मेंटर्स इस बात से हैरान थे कि जूनियर फाइटर में सीनियर के मुकाबले कितनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। चॉय जोंग ह्यूक ने सोचा कि सीनियर जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रहा है और अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहता है। यंग मैन समझ गया कि वो खुद का मजाक नहीं बनवा सकता और उसे डिसाइसिव एक्शन लेना होगा। कोचेज आपस में चर्चा कर रहे थे कि यंग मैन बेसिक मूव्स के बजाय बार बार कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स क्यों इस्तेमाल कर रहा है। डिटेक्टिव ने मन ही मन याद किया कि कुछ महीनों में वो ब्रॉन्ज जीतेगा और कोरियन नेशनल टीम में जगह बना लेगा, लेकिन अभी उसने अपने सीनियर टीममेट्स में से इस मजबूत मगर इनएक्सपीरियंस्ड एथलीट को आसानी से संभाल लिया था। पिछली जिंदगी में एक गंभीर इंजरी की वजह से उसके पेट का 2/3 हिस्सा निकालना पड़ा था, जिसके बाद उसका बहुत वजन कम हो गया था। उस पूरे समय में वो रियल फाइट्स में अलग अलग जूडो टेक्निक्स इस्तेमाल करता रहा था एंड अब उसके पास बेहतरीन फिजिकल एबिलिटीज थीं। नतीजतन अब उसके पास ऐसी इनक्रेडिबल एबिलिटीज हैं जिन पर उसे खुद भी यकीन करना मुश्किल लगता है। इस रफ्तार से वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत सकता है एंड आसानी से पुलिस एकेडमी में दाखिला ले सकता है। एथलीट्स ने इनक्रेडिबल रिजल्ट्स दिखाए, 40 मीटर की दूरी सिर्फ 5 सेकंड्स में तय की और 100 किलोग्राम वजन वाले ओपोनेंट्स को गिरा दिया। एथलीट्स ने आसानी से करीब 190 सेंटीमीटर लंबे फुटबॉल प्लेयर्स के ऊपर से छलांग लगा दी। चॉय जोंग ह्यूक को याद आया कि मसल टोन बनाए रखने के लिए उसने पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए इन टेक्निक्स को कैसे स्टडी किया था। कोच ने नोट किया कि इन मॉन्स्टर्स के साथ ट्रेनिंग करना स्पष्ट रूप से फायदेमंद रहा है, जो फिजिकल फॉर्म में आए अचानक बदलाव को समझाता है। यंग मैन ने मेंटर की बात से सहमति जताई और पूछा कि अगर किसी को आपत्ति न हो तो क्या वो जा सकता है। जब सभी एथलीट्स चले गए तो कोचेज आज की ट्रेनिंग सेशन में हुई घटनाओं पर आपस में चर्चा करने के लिए पीछे रुक गए। चॉय जोंग ह्यूक थोड़ा टेंस हो गया, सोचते हुए कि क्या कोचेज ने ट्रेनिंग मेथड्स वाली उसकी बातों पर भरोसा किया होगा। कोचेज ने यंग मैन से कहा कि वो टेक्निक्स और मेथड्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन ईमेल के जरिए भेज दे। फोन कॉल खत्म होने के बाद कोचेज इस बात से हैरान थे कि यंग मैन ने सब कुछ कितनी तेजी से ऑर्गेनाइज कर लिया। यंग मैन मुस्कुराया और बोला कि अमेरिकन्स ने सारी मटेरियल्स ईमेल से भेजने पर सहमति दे दी है। शिन चोंग गिल अपने स्टूडेंट की कंप्यूटर के जरिए कॉन्टैक्ट्स बनाने की क्षमता और उसकी बेहतरीन इंग्लिश नॉलेज देखकर दंग रह गए। यंग मैन ने समझाया कि दुनिया के लिए ओपननेस का दौर जल्द आने वाला है, इसलिए बदलाव के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। मेंटर्स ने पूछा कि अमेरिकन्स इतनी आसानी से ट्रेनिंग इंप्रूव करने वाली मटेरियल्स देने के लिए क्यों मान गए। चॉय जोंग ह्यूक ने जवाब दिया कि ये सिर्फ ट्रेनिंग है, कोई स्टेट सीक्रेट नहीं। खुद को एक इंटरेस्टेड स्टूडेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हुए कोच ने कहा कि बड़ी पावर के लोग सच में ज्यादा खुले और ब्रॉड माइंडसेट वाले होते हैं। यंग मैन ने सुझाव दिया कि मेंटर को जापानीज जूडो स्कूल से कांटेक्ट करके उनकी ट्रेनिंग मटेरियल्स भी मांगनी चाहिए। शिन चोंग गिल ने सोचा कि क्या ये प्रोडिजी इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस करने लायक जापानीज जानता भी है। यंग मैन ने रहस्यमयी मुस्कान दी, अपनी सारी एबिलिटीज और नॉलेज एक साथ उजागर न करने का फैसला करते हुए। जल्द ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ईमेल से आने लगे, जो सभी के लिए एक सुखद सरप्राइज था। कोचेज इस बात से चकित थे कि अमेरिकन ऑफिस से रिक्वेस्टेड मटेरियल्स इतनी जल्दी मिल गईं। कोच इस बात से बेहद खुश था कि जिम के लिए हाल ही में खरीदा गया प्रिंटर आखिरकार काम आ रहा था। यंग मैन ने रिपोर्ट किया कि कई स्कूल से संपर्क की कोशिश के बावजूद जापानीज ने मटेरियल्स शेयर करने से मना कर दिया। सबने माना कि जापान आज भी एक्सपीरियंस शेयरिंग के मामले में काफी क्लोज्ड कंट्री बना हुआ है। डॉक्यूमेंट्स मिलने पर कोच ने नोटिस किया कि इन्फॉर्मेशन की मात्रा बेहद ज्यादा है और इसे ट्रांसलेट करने में काफी समय लगेगा। चॉय जोंग ह्यूक ने अंदाजा लगाया कि रिकवरी और असिस्टेंस से जुड़ी मटेरियल्स को ट्रांसलेट करने में कम से कम 2 मंथ्स लगेंगे। शिन चोंग गिल इस बात से प्रभावित थे कि अमेरिकन्स ने रिकवरी और फर्स्ट एड की मटेरियल्स भी शेयर की थीं। मेंटर ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनमें वुंड्स को बैंडेज करने और सही तरीके से असिस्टेंस देने की डिटेल जानकारी थी। कोच ने माना कि वो इंग्लिश टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इन मटेरियल्स का ट्रांसलेशन सबसे पहले करना जरूरी है। उसने ट्रेनिंग के दौरान किसी भी मोमेंट इंजरी हो जाने की पॉसिबिलिटी बताते हुए नॉलेज को जल्दी अप्लाई करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। दूसरे कोच पार्क सांगमुक हॉल में दिखाई दिए,
अपनी सिग्नेचर ग्रीन स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में अलग ही नजर आते हुए। ये आदमी हेड कोच के टेक्निकल असिस्टेंट, टीम डॉक्टर और सेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर तीनों रोल्स निभाता था। पार्क सांगमुक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, खुद हेड कोच से भी ज्यादा बार मिलता रहता था। चॉय जोंग ह्यूक ने प्रिंटेड मटेरियल्स उठाई और समझ गया कि अब जिम से निकलकर घर जाने का समय हो गया है। कोचेस वाकई दिल से खुश थे कि उनकी सेक्शन में इतना टैलेंटेड और प्रोएक्टिव स्टूडेंट शामिल हुआ है। शिन चोंग गिल ने अपने असिस्टेंट को कॉफी पीने और हाल की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए इनवाइट किया। दोनों ने ताजगी भरे ड्रिंक के कुछ घूंट लिए और सेक्शन में आए बदलावों पर विचार किया। कोचेस इस बात से हैरान थे कि हाल के समय में यंग मैन कितना बदल गया है। मेंटर्स ने इस संभावना पर चर्चा की कि क्या कुछ समय के लिए उसे सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस कराया जाए। पार्क सांगमुक ने सुझाव दिया कि फिलहाल यंग मैन को ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि वो पहले ही नई टेक्निक्स इस्तेमाल करने लगा है। हेड कोच ने सहमति जताई कि देखा जाए कि वो किसमें ज्यादा एक्सेल करता है, जूडो में या स्टडीज में। उन्होंने तय किया कि अपकमिंग स्पोर्ट्स कैंप से पहले लड़के की कंडीशन और प्रोग्रेस पर ज्यादा नजर रखी जाएगी। सीनियर स्टूडेंट सुनो आज के मैच में अपने जूनियर से हारकर काफी अपसेट था। पार्क सांगमुक ने उसे याद दिलाया कि कंपटीशन में सुनो की पार्टिसिपेशन फी पहले ही पेड है और जूनियर को आगे बढ़ाने से प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। कोच सोचने लगा कि क्या लड़के को पढ़ाई के लिए भेजना सही रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग कैंप बहुत जल्द शुरू होने वाला था। मेंटर्स समझते थे कि स्पोर्ट्स सेक्शन को चलाने के लिए पैसा जुटाना कितना मुश्किल होता है। चॉय जोंग ह्यूक स्कूल और ट्रेनिंग के बाद एक प्रोडक्टिव दिन के बाद अच्छे मूड में घर लौटा। अपार्टमेंट में फैली बीफ रिब्स की खुशबू घर की गर्माहट और अपनापन महसूस करा रही थी। यंग मैन ने सजी हुई टेबल देखकर अपनी माँ से मजाक में पूछा कि क्या उन्होंने लॉटरी जीत ली है। औरत हंसी और बोली कि कोई लॉटरी नहीं है, बस उसने अपनी सेविंग्स इस्तेमाल की हैं। उसके बेटे ने हैरानी से पूछा कि इतने लिमिटेड फैमिली बजट में इतने पैसे कहाँ से आ गए। माँ मुस्कुराई और बोली कि रीसेंट इवेंट्स की वजह से अब उनके पास 10 मिलियन है। औरत ने धीरे धीरे बेहतर अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी की बात की, अगर पैसा समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए। यंग मैन इन प्लान से थोड़ा पजल था, क्योंकि उसे उनका मौजूदा घर काफी कंफर्टेबल लगता था। औरत ने अपनी आंट यून का जिक्र किया, जिन्होंने मनी को प्रिजर्व करने के लिए डॉलर्स और गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी। ये सुनकर चॉय जोंग ह्यूक ने नजरें फेर लीं और फैमिली के अपकमिंग फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में गहराई से सोचने लगा। यंग मैन ने अपनी माँ से पूछा कि क्या उसने ईसॉन को उसके फादर और हाल ही में मिली कॉम्पनसेशन के बारे में बताया है। अगली सुबह औरत पहले ही अपनी शॉप में काम कर रही थी और बड़ी संख्या में आने वाले कस्टमर्स के लिए खाना तैयार कर रही थी। दुकान के पास होममेड फूड खरीदने वालों की एक बेहद लंबी लाइन लग चुकी थी। दूर से ये सब देखते हुए ये सुख जलन महसूस कर रही थी। ट्रेड में महिला की सक्सेस उसे अनफेयर लग रही थी और उसे वो 300 मिलियन वन याद आ रहे थे जो वो अपने स्कैम से लेने वाली थी। औरत ने मन ही मन सोचा कि उसे पुलिस से उसके कनेक्शन के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब कम से कम जितना मिल सकता है उतना तो लेगी ही। स्विंडलर ने प्लान बनाया कि आज की सारी कमाई लेकर तुरंत गायब हो जाएगी। उसी समय चॉय जोंग ह्यूक ने अपने बॉस को कॉल किया और शालीनता से उसकी सेहत और कामकाज के बारे में पूछा। इन्वेस्टिगेटर किम ने घबराकर पूछा कि क्या कुछ सीरियस हुआ है, क्योंकि लड़का अचानक कॉल कर रहा था। यंग मैन ने भरोसा दिलाया कि सब ठीक है, वो बस उन्हें मार्केट में अपनी माँ से मिलने इनवाइट करना चाहता है। यंग मैन की माँ कस्टमर्स को ताज़ा तैयार किया हुआ खाना परोसते हुए मुस्कुरा रही थी। वो खुशी खुशी ऑर्डर्स दे रही थी और लोगों से फिर से आने का अनुरोध कर रही थी। ये सुख ये सब जलन से देख रही थी और बिजनेस सक्सेस की अनफेयरनेस के बारे में सोच रही थी। स्विंडलर ने चॉय जोंग ह्यूक की माँ के पास जाकर नाटक किया कि वो जानना चाहती है कि क्या सारा माल बिक चुका है। मर्चेंट ने बताया कि हाल के दिनों में खाना बहुत तेजी से बिक रहा है और इंग्रेडिएंट्स तक खत्म हो गए हैं। स्विंडलर ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा कि आज वो इस नाइव औरत की पूरी कमाई ले जाएगी। अचानक स्विंडलर सतर्क हो गई। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। चॉय जोंग ह्यूक स्टॉल के पास आया, अपनी माँ को आवाज लगाई और वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। हैरान औरत ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, जबकि इस समय तो उसकी ट्रेनिंग होती है। लड़के ने समझाया कि वो अकेला नहीं आया है और अपने पीछे खड़े इन्वेस्टिगेटर की ओर इशारा किया। मर्चेंट इन्वेस्टिगेटर किम को देखकर बेहद खुश हुई और पूछा कि वो मार्केट में क्यों आए हैं। स्विंडलर सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स को वहां देखकर अंदर ही अंदर घबरा गई। यंग मैन की मां ने सबको याद दिलाया कि कैसे इन्वेस्टिगेटर किम ने एक मुश्किल सिचुएशन में उसके बेटे की मदद की थी। डिटेक्टिव किम ने स्विंडलर को उसके फेक एलियस की जगह उसके असली नाम सोंग यांगजा से संबोधित किया। स्विंडलर ने गुस्सा दिखाने की कोशिश की, पुलिस ऑफिसर पर अथॉरिटी मिसयूज का आरोप लगाया और एक आम नागरिक को धमकाने की बात कही। इन्वेस्टिगेटर ने उससे पूछा कि क्या वो न्यूज़पेपर्स पढ़ती है,
क्योंकि वो फ्रॉड के मामले में वांटेड है। ये सुनते ही स्विंडलर को सिचुएशन की गंभीरता समझ आ गई और उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। पुलिस ऑफिसर उसके पीछे दौड़ा और चेतावनी दी कि जस्टिस से भागने की कोशिश बेकार है। मोड़ के पास दूसरे पुलिस ऑफिसर्स पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने क्रिमिनल का रास्ता रोक लिया। स्विंडलर ने डर के साथ महसूस किया कि वो पूरी तरह फंस चुकी है और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ मिनट पहले ही इन्वेस्टिगेटर्स बाजार पहुंच चुके थे और उन्होंने चॉय जोंग-ह्यूक को ग्रीट किया। पुलिस ने चॉय जोंग-ह्यूक को बताया कि उसकी मां का स्टॉल ऑपरेशन की जगह के काफी पास है। चॉय जोंग-ह्यूक ने तुरंत समझ लिया कि एस्केप रूट्स को ब्लॉक करना कितना जरूरी है ताकि क्रिमिनल भाग न सके। उसने 2 पॉसिबल डायरेक्शंस आइडेंटिफाई की जिनसे स्विंडलर भागने की कोशिश कर सकती थी। चॉय जोंग-ह्यूक ने सुझाव दिया कि की पॉइंट्स पर लोग तैनात किए जाएं ताकि सभी एस्केप रूट्स पूरी तरह बंद हो जाएं। उसने एली की मेन रोड को ब्लॉक करने की सलाह दी ताकि क्रिमिनल की अरेस्ट पक्की हो सके। सीनियर इन्वेस्टिगेटर इस बात से काफी इम्प्रेस्ड हुआ कि चॉय जोंग-ह्यूक ने कितनी तेजी से सिचुएशन एनालाइज की और एक साफ प्लान रखा। डिटेक्टिव्स ने चॉय जोंग-ह्यूक के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी पोजीशंस ले लीं। फ्रॉडस्टर को अरेस्ट करने की तैयारी करते हुए इन्वेस्टिगेटर किम ने पूछा कि चॉय जोंग-ह्यूक को उस औरत के वांटेड होने की जानकारी कैसे थी। चॉय जोंग-ह्यूक ने समझाया कि उसने स्विंडलर का चेहरा वांटेड पोस्टर्स में देखा था। चॉय जोंग-ह्यूक जानता था कि सॉन्ग यांगजा काफी समय से जस्टिस से छुपती फिर रही थी और बेहद चालाक क्रिमिनल थी। क्रिमिनल को पुलिस प्रोसीजर के अनुसार पकड़ा गया और हैंडकफ्स लगाए गए। पुलिस ने उसे उसके कानूनी अधिकार पढ़कर सुनाए, चुप रहने का अधिकार और लॉयर लेने का अधिकार। ये सब देखकर चॉय जोंग-ह्यूक की मां पूरी तरह शॉक में थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जान पहचान वाली मर्चेंट दोषी हो सकती है। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा कि सॉन्ग यांगजा को कल ही पैसे ले लेने चाहिए थे, आज तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। मर्चेंट ने स्विंडलर पर भरोसे के साथ धोखा देने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। चॉय जोंग-ह्यूक ने अपनी मां को शांत करने की कोशिश की और समझाया कि प्रोफेशनल स्विंडलर से बहस करना बेकार होता है। क्रिमिनल ने महिला के लेट हस्बैंड पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसे जरूरत से ज्यादा घमंडी कहा। ये सुनते ही चॉय जोंग-ह्यूक का गुस्सा भड़क उठा क्योंकि स्विंडलर ने उसके पेरेंट्स का अपमान किया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने चॉय जोंग-ह्यूक की इमोशनल रिएक्शन नोटिस की और उसे किसी भी गलत कदम से रोकने की कोशिश की। पुलिस ऑफिसर्स ने उसे शांत किया और समझाया कि क्रिमिनल्स की प्रोवोकेशंस पर ध्यान देना बेकार है। डिटेक्टिव्स ने याद दिलाया कि सामने बस एक कॉमन ओल्ड स्विंडलर है जो उसके गुस्से के लायक नहीं है। लेकिन चॉय जोंग-ह्यूक के अंदर परिवार के अपमान से उठता गुस्सा मुश्किल से काबू में आ रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स हैरान रह गए कि चॉय जोंग-ह्यूक की फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी उम्र के हिसाब से कितनी ज्यादा थी। चॉय जोंग-ह्यूक ने खुद को छुड़ाते हुए पुलिस ऑफिसर से जोरदार झटका दिया जिससे एक डिटेक्टिव बैलेंस खोकर जमीन पर गिर गया। गुस्से में चॉय जोंग-ह्यूक ने एक और इन्वेस्टिगेटर को एक तरफ फेंक दिया ताकि वो उसे स्विंडलर तक पहुंचने से न रोक सके। मां के अपमान ने उसका गुस्सा पूरी तरह भड़का दिया और उसने मुट्ठियां भींच लीं। मौके पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड थे, खासकर उसकी मां जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सॉन्ग यांगजा उसकी बेकाबू रेज देखकर अपनी जान के लिए डर गई। मां दौड़कर चॉय जोंग-ह्यूक के पास आई और उससे शांत होने की गुहार लगाई। मां की आवाज सुनकर चॉय जोंग-ह्यूक जैसे होश में आ गया और रियलिटी में लौट आया। आंखों में आंसू लिए मां ने उससे कम से कम उसके लिए रुक जाने की विनती की। चॉय जोंग-ह्यूक ने अपनी मां से माफी मांगी और वादा किया कि वो उसके सुकून और भलाई के लिए खुद को कंट्रोल में रखेगा। हंगामे का फायदा उठाकर सॉन्ग यांगजा ने भागने की एक और कोशिश की। वो एक पुलिस कार में कूद गई और ड्राइवर से तुरंत गाड़ी चलाने को कहा। कार तेजी से वहां से निकल गई, स्विंडलर को चॉय जोंग-ह्यूक से दूर ले जाती हुई। इन्वेस्टिगेटर किम ने राहत की सांस ली कि स्विंडलर को पैसे लेने से पहले ही पकड़ लिया गया। चॉय जोंग-ह्यूक की मां ने पुलिस को दिल से धन्यवाद दिया कि उन्होंने सही समय पर स्विंडलर को एक्सपोज किया। डिटेक्टिव्स ने इंसिडेंट के लिए माफी मांगी और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग के लिए परिवार का धन्यवाद किया। पुलिस चॉय जोंग-ह्यूक की फिजिकल स्ट्रेंथ से काफी इम्प्रेस्ड थे जिसे वे भी रोक नहीं पाए थे। इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि इमोशनल आउटबर्स्ट के बावजूद चॉय जोंग-ह्यूक ने सोसाइटी के लिए एक अहम काम किया है। डिटेक्टिव किम ने महिला से कहा कि वो सच में लकी है कि उसके पास इतना प्रोटेक्टिव और डिवोटेड बेटा है। पुलिस ने स्टेशन लौटने से पहले फ्रॉडस्टर के दूसरे विक्टिम्स की भी जांच करने का फैसला किया। चॉय जोंग-ह्यूक ने सोचा कि इस क्रूअल दुनिया में अपनी मां की रक्षा के लिए ताकत कितनी जरूरी है। वो समझ चुका था कि मॉडर्न सोसाइटी में नेचुरल सिलेक्शन चलता है और सिर्फ स्ट्रांग लोग ही सर्वाइव करते हैं। चॉय जोंग-ह्यूक ये भी जानता था कि इस दुनिया में सर्वाइवल के लिए पैसा सबसे बड़ा रिसोर्स है। पुलिस स्टेशन में एक सबऑर्डिनेट ने इन्वेस्टिगेटर किम से डॉक्यूमेंट्स देखने को कहा। डिटेक्टिव ने चॉय जोंग-ह्यूक से कहा कि वो टेबल पर इंतजार करे जब तक वो जरूरी काम न निपटा ले। टेबल पर बैठे हुए चॉय जोंग-ह्यूक की नजर उसके बॉस के बिजनेस कार्ड्स पर पड़ी
और उसे उनमें दिलचस्पी हो गई। उसने फ्यूचर में काम आने के लिए कुछ कार्ड्स उठा लिए, ये समझते हुए कि पुलिस फोर्स में कॉन्टैक्ट्स काफी काम के होते हैं। इन्वेस्टिगेटर किम लौट कर आया और देर के लिए माफी मांगी, ये बताते हुए कि डिले स्टेटमेंट्स प्रोसेस होने की वजह से हुआ। उसने चॉय जोंग ह्यूक को स्नैक ऑफर किया थैंक यू के तौर पर। चॉय जोंग ह्यूक ने टेबल पर पड़े बिजनेस कार्ड की ओर इशारा करके पूछा कि ये फाइनेंशियल मैनेजर कौन है। डिटेक्टिव उसके स्टॉक्स में इंटरेस्ट और शार्प बिजनेस सेंस देखकर हैरान हुआ। इन्वेस्टिगेटर किम ने बताया कि उसे उस स्पेशलिस्ट पर शक है जो बार बार इकोनॉमिक क्राइसिस की भविष्यवाणी करता रहता है। किम को समझ नहीं आ रहा था कि कोई बैंक्रप्सी की बात कैसे कर सकता है जब कोरिया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के दौर में था। डिटेक्टिव ने उस मैनेजर की पेसिमिस्टिक प्रेडिक्शंस की शिकायत की जिनकी वजह से वो लगभग जॉब से निकाल दिया गया था। चॉय जोंग ह्यूक ने अचानक उसका बिजनेस कार्ड मांगा, जिससे इन्वेस्टिगेटर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने दे दिया। मन ही मन चॉय जोंग ह्यूक काफी खुश था। उसे फाइनेंशियल कंसल्टिंग के जरिए इनकम का एक पोटेंशियल सोर्स मिल गया था। इकोनॉमिस्ट पार्क टाइग्यू ने अपने कॉलीग्स को ग्राफ्स दिखाए जिनमें सिचुएशन की तुलना यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रेट डिप्रेशन से की गई थी। स्पेशलिस्ट ने कंपनीज के बड़े पैमाने पर बैंकरप्ट होने और कॉस्ट कम करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत को समझाया। उसके सुपीरियर्स ने प्रेजेंटेशन के बीच में ही उसे रूखे तरीके से रोक दिया और पेसिमिस्टिक फोरकास्ट देने पर डिसमिसल की धमकी दी। मैनेजर ने उसे याद दिलाया कि बैंक्रप्सी पर डिस्कशन बैंड है जिसे वो बार बार वायलेट करता रहता है। बॉस ने दावा किया कि कोरिया अपने इतिहास के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है और किसी भी तरह के क्राइसिस की बात को सिरे से नकार दिया। उसने माना कि दूसरे कंट्रीज कोलैप्स कर सकते हैं, लेकिन कोरिया के लिए ऐसा होना उसने नामुमकिन बताया। पार्क टाइग्यू को सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा हुई, जबकि वो स्मोकर भी नहीं था। ब्रिटेन और जापान की समस्याओं पर सोचते हुए उसे कड़वे एहसास के साथ समझ आया कि आने वाली फाइनेंशियल डिजास्टर को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। तभी एक अचानक आए फोन कॉल ने उसकी सोच तोड़ दी और उसे कॉलर से अपना परिचय देना पड़ा। चॉय जोंग ह्यूक ने क्विक रिस्पॉन्स के लिए उसे धन्यवाद दिया और बिजनेस डिस्कशन के लिए अपनी रेडीनेस जाहिर की। चॉय जोंग ह्यूक ने नेशनल बैंक्रप्सी और इकोनॉमिक फोरकास्ट में अपनी दिलचस्पी बताई। उसने वीकेंड पर मिलने का प्रस्ताव रखा ताकि फाइनेंशियल इश्यूज एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर डिटेल में बात हो सके। मीटिंग दोनों की सुविधा के लिए हाई स्कूल के पास एक कैफे में तय की गई। उधर हेड कोच शिन सेओंग गिल ने अपने ऑफिस इन कंप्यूटर पर एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर देखा। कोच ने हैरानी से पूछा कि चॉय जोंग ह्यूक बिना परमिशन उसके डेस्क पर क्या कर रहा है। चॉय जोंग ह्यूक ने बताया कि वो बस अपनी पढ़ाई से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा था। कोच ने मजाक में बिना इजाजत कंप्यूटर इस्तेमाल करने पर स्टिक से हल्का सा उसके सिर पर मार दिया। कोच ने नोटिस किया कि चॉय जोंग ह्यूक पूरी तरह रिकवर हो चुका है और अब इंजरी का बहाना बनाने का कोई मतलब नहीं है। मेंटर ने उसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए ट्रेनिंग से एग्जेम्प्ट किया था, लेकिन वो कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। चॉय जोंग ह्यूक ने समझदारी से कहा कि उसे इंटरनेट पर कुछ जरूरी जानकारी चेक करनी थी। उसने टालने वाले अंदाज में कहा कि वो बस अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन से जुड़े मटेरियल्स भेज रहा है। शिन सेओंग गिल ने मॉनिटर छुपाने की उसकी कोशिश देखी और उसे शक हुआ कि एथलीट्स शायद स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ रहे थे। कोच ने सलाह दी कि टीममेट्स को पढ़ाई से ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। चॉय जोंग ह्यूक ने विनम्रता से समय समय पर मेंटर का कंप्यूटर इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। कोच ने तंज करते हुए कहा कि वो पहले ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एग्जाम्स के बाद की इजाजत दे दी। मेंटर ने बताया कि हाल ही में एक इन्वेस्टिगेटर का कॉल आया था जिसने वादा किया था कि वो चॉय जोंग ह्यूक को एक असली पुलिस ऑफिसर बनाएगा। इतनी सारी जानकारी और फ्यूचर प्लान्स के कारण चॉय जोंग ह्यूक को सिरदर्द महसूस होने लगा। शिन सेओंग गिल ने चेतावनी दी कि एग्जाम्स के बाद उसे हेल लेवल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। चॉय जोंग ह्यूक मुस्कराया और इंटेंस ट्रेनिंग की चेतावनी को स्वीकार कर लिया। उसने कंप्यूटर पर काम जारी रखा और रिसर्च शुरू से करने का फैसला किया। स्क्रीन पर पावरफुल लीगल डिपार्टमेंट्स वाली कंपनीज की एक लिस्ट दिखाई दे रही थी जिन्हें आगे एनालाइज करना था। चॉय जोंग ह्यूक को अपनी पिछली जिंदगी याद आई जब वो इंटेलेक्चुअल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का हेड बनने से पहले फेडरल सुपरवाइजरी सर्विस के साथ काम करता था। फ्रॉडस्टर्स, गैंगस्टर्स, लोन शार्क्स और करप्ट ऑफिशियल से डील करते करते उसने बहुत गहरा एक्सपीरियंस हासिल किया था। उसने फ्यूचर की मेमोरीज के आधार पर इकोनॉमिक क्रिमिनल्स का एक डिटेल्ड डेटा टेबल तैयार किया। इस जानकारी का इस्तेमाल वो अपनी मां की हत्या और अपनी खुद की मौत रोकने के लिए करना चाहता था। स्कूल का एक और दिन खत्म होने के बाद उसके दोस्त शाम की प्लान्स और एंटरटेनमेंट के तरीकों पर चर्चा करने लगे। लगातार कई स्लीपलेस नाइट्स की वजह से चॉय जोंग ह्यूक काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। क्लासमेट्स टेस्ट के 10th क्वेश्चन के सही आंसर पर बहस कर रहे थे। सुहो ने कहा कि एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, अब रिजल्ट्स की चिंता छोड़ देनी चाहिए। चॉय जोंग ह्यूक ने नोटिस किया कि बुलीज के गायब होने के बाद उसके दोस्तों के चेहरे ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। सुहो खास तौर पर बदला हुआ लग रहा था,
ज्यादा मुस्कुराता हुआ और ज्यादा कॉन्फिडेंट। सूहो ने जोश में सुझाव दिया कि एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में सब कंप्यूटर क्लब चलें। क्लासमेट्स एक दूसरे को देखकर हिचकिचाने लगे क्योंकि गेमिंग क्लब काफी महंगा था। चॉय जोंग ह्यूक ने समझाया कि बिना आराम के लगातार पढ़ाई करना स्कूल स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। उसने दार्शनिक अंदाज में कहा कि फेलियर्स और लॉसेस भी केयरफ्री यूथ की कीमती मेमोरीज बन जाती हैं। चॉय जोंग ह्यूक दिल से मानता था कि एजुकेशन ही सक्सेसफुल फ्यूचर और करियर ग्रोथ की सबसे मजबूत नींव है। चॉय जोंग ह्यूक ने मन ही मन पास्ट टाइमलाइन में अपनी मां के किलर्स से बदला लेने के लिए एक खास स्ट्रैटेजी बनाई। चॉय जोंग ह्यूक दिल से चाहता था कि उसके दोस्त अपनी यूथ को एंजॉय करें क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका नहीं मिलेगा। चॉय जोंग ह्यूक ने उन्हें उकसाया कि वे अपना समय पूरी इंटेंसिटी के साथ बिताएं और फ्यूचर रियूनियंस के लिए विविड मेमोरीज बनाएं। सॉयोंग ने तंज कसते हुए उसकी बोलने की स्टाइल की तुलना कॉर्पोरेट पार्टी के बाद नशे में धुत किसी आंटी से कर दी, जिससे क्लास में हंसी फैल गई। चॉय जोंग ह्यूक ने सेल्फ डेप्रिकेटिंग अंदाज में माना कि वो सच में किसी बूढ़े आदमी जैसा बोल रहा है और इसे अपने लंबे लाइफ एक्सपीरियंस पर टाल दिया। अचानक चॉय जोंग ह्यूक का ध्यान स्कूल गेट पर अनफोल्डिंग एक सस्पिशियस सीन की ओर गया। एक अनजान मिडिल एज्ड आदमी डरी हुई स्कूल गर्ल्स को परेशान कर रहा था जो उससे वहां मौजूद होने की वजह पूछ रही थीं। चॉय जोंग ह्यूक ने बिना हिचकिचाए उस अजनबी की ओर कदम बढ़ाए ताकि लड़कियों को किसी भी संभावित खतरे से बचाया जा सके। वो आदमी इकोनॉमिस्ट पार्क टाइग्यू निकला जो हालात समझाते हुए खुद को सुने जाने की गुहार लगा रहा था। चॉय जोंग ह्यूक ने सख्त लहजे में स्पेशलिस्ट से स्कूल के पास उसके सस्पिशियस बिहेवियर की वजह तुरंत बताने को कहा। चॉय जोंग ह्यूक लगातार इकोनॉमिस्ट के स्कूल परिसर में आने के असली कारण जानने की कोशिश करता रहा। चॉय जोंग ह्यूक ने अपनी विजिलेंस को अपने प्रोफेशनल हैबिट से जस्टिफाई किया जिसमें वो हमेशा अपने सराउंडिंग्स पर नजर रखता है। पार्क टाइग्यू ने बताया कि वो किसी टीचर को ढूंढ रहा था लेकिन स्कूल गर्ल्स ने कहा कि वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इकोनॉमिस्ट ने अचानक चॉय जोंग ह्यूक नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछा जिससे चॉय जोंग ह्यूक पूरी तरह चौंक गया। चॉय जोंग ह्यूक हैरानी से स्पेशलिस्ट को घूरता रहा और अजीब सवाल का जवाब सोचने लगा। चॉय जोंग ह्यूक ने धीरे धीरे अपनी ओर उंगली उठाकर बताया कि वही उसका नाम है। पार्क टाइग्यू ये जानकर स्तब्ध रह गया कि उसने किसी टीचर से नहीं बल्कि एक स्कूल स्टूडेंट से मिलने का अरेंजमेंट कर लिया था। इकोनॉमिस्ट इस अब्सर्ड स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा जहां एक हाई स्कूल स्टूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट्स में दिलचस्पी रखता था। चॉय जोंग ह्यूक को इकोनॉमिस्ट की आवाज के कैरेक्टरिस्टिक इंटोनेशंस पहचान में आने लगे जो उसे अजीब तरह से फेमिलियर लग रहे थे। चॉय जोंग ह्यूक को आखिरकार कल की फोन कॉल और इकोनॉमिस्ट से मिलने का तय हुआ अग्रीमेंट याद आ गया। उस आदमी ने ऑकवर्ड तरीके से माफी मांगी और माना कि वो किसी अडल्ट टीचर से मिलने की उम्मीद कर रहा था। उसने समझाया कि उसने कॉलर को स्कूल टीचर समझ लिया था और इसी वजह से स्कूल के पास कैफे में पहुंच गया। पार्क टाइग्यू ने कहा कि शायद वो किसी प्रैंक का शिकार हो गया था या शुरुआत से ही सिचुएशन को गलत समझ बैठा था। चॉय जोंग ह्यूक ने इकोनॉमिस्ट की एम्बैरसमेंट को समझा और कहा कि कोई भी सीरियस टॉपिक को हल्के में नहीं लेता। चॉय जोंग ह्यूक ने कहा कि स्पेशलिस्ट को आखिरकार एक इंटरेस्टेड लिसनर मिल गया है लेकिन उसे उसकी सीरियसनेस पर शक था। चॉय जोंग ह्यूक ने इकोनॉमिस्ट को शनिवार को इकोनॉमिक फोरकास्ट्स पर चर्चा के लिए हुई उनकी अग्रीमेंट याद दिलाई। चॉय जोंग ह्यूक ने दोस्तों से माफी मांगी और उन्हें उसके बिना कंप्यूटर क्लब जाने को कहा। क्लासमेट्स को उसकी सेफ्टी की चिंता हुई और उन्होंने स्ट्रेंजर के साथ मीटिंग में उसका साथ देने की पेशकश की। दोनों बातचीत के लिए स्कूल गेट के ठीक सामने स्थित एक छोटे कैफे की ओर चले गए। इकोनॉमिस्ट ने औपचारिक रूप से खुद को पार्क टाइग्यू वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के सिक्योरिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर बताया। चॉय जोंग ह्यूक ने विनम्रता से खुद को फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट बताया और मिलने की खुशी जाहिर की। चॉय जोंग ह्यूक ने स्पेशलिस्ट के साथ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज पर चर्चा करने की अपनी सिंसियर इच्छा जताई। मैनेजर ने माना कि उसके पास भी इस अनयूजुअल यंग इंटरलॉक्यूटर के लिए कई सवाल हैं। पार्क टाइग्यू ने पूछा कि एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंशियल प्रपोजल तक एक्सेस कैसे मिला। चॉय जोंग ह्यूक ने फाइनेंस सेक्टर के एक अक्वेंटेंस का हवाला देते हुए इवेसिव जवाब दिया जिसे गलती से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मिल गई थी। इकोनॉमिस्ट हैरान था कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के देश के सीरियस फाइनेंशियल मार्केट में कनेक्शंस हो सकते हैं। उस आदमी ने मान लिया कि शायद चॉय जोंग ह्यूक किसी ओलिगार्क का बेटा है, हालांकि उसका डिमीनर काफी सीरियस था। चॉय जोंग ह्यूक ने अपनी कॉम्पिटेंस दिखाने के लिए बैकपैक से तैयार किए गए मटेरियल्स निकाले। चॉय जोंग ह्यूक ने पावरफुल लीगल डिपार्टमेंट्स वाली कंपनीज की लिस्ट निकाली जिसे उसने हाल ही में कंपाइल किया था। उसने बताया कि उसने इकोनॉमिस्ट के नोट्स में नेशनल बैंक्रप्सी सिचुएशन पर अपना एनालिसिस भी जोड़ा है। मैनेजर प्रोफेशनल एनालिसिस देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गया। चॉय जोंग ह्यूक अंदर ही अंदर स्पेशलिस्ट की रिएक्शन देखकर काफी थ्रिल्ड था। चॉय जोंग ह्यूक जानता था कि लिस्ट में मौजूद
बावजूद कंपनीज फ्यूचर में गंभीर लीगल प्रॉब्लम्स की तैयारी कर रही हैं। पार्क टाइग्यू ने प्रोडक्शन कैपेसिटी के गलत एक्सपेंशन के बाद कंपनीज की ऑपरेटिंग लॉसेस के बारे में पढ़ा। चॉय जोंग-ह्यूक ने जानबूझकर कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट्स जोड़े ताकि स्पेशलिस्ट को डिजायर्ड कंक्लूजन्स तक धकेला जा सके। मैनेजर अपनी सीट से लिटरली चिपक गया क्योंकि दिखाई गई एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन पर यकीन करना मुश्किल था। इकोनॉमिस्ट ने उत्साह में चॉय जोंग-ह्यूक से देश के फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पर उसकी राय पूछी। स्पेशलिस्ट एक्साइटमेंट से कांपने लगा और अपने सबसे अहम प्रोफेशनल सवाल के जवाब का इंतजार करने लगा। चॉय जोंग-ह्यूक ने इंटरलॉक्यूटर की एक्साइटमेंट नोटिस की और जवाब देने से पहले शब्दों पर सावधानी से विचार किया। चॉय जोंग-ह्यूक ने प्रिडिक्ट किया कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है जो पूरे रीजन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। उसने समझाया कि सैंक्शंस लगने के बाद कोरिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इमरजेंसी एड लेनी पड़ेगी। चॉय जोंग-ह्यूक ने आने वाली 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को याद किया। चॉय जोंग-ह्यूक ने जोर देकर कहा कि कोरिया इस संकट का सबसे बड़ा भार झेलेगा। चॉय जोंग-ह्यूक ने सरकार की उस पॉलिसी का वर्णन किया जिसमें देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेचकर ग्रॉस इनकम बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। उसने बताया कि सिर्फ पार्क टाइग्यू ही संकट की चेतावनी दे रहा था जबकि बाकी सब लोग खतरे को नजरअंदाज कर रहे थे। चॉय जोंग-ह्यूक ने अपना एनालिसिस जारी रखा और कहा कि कोरियन इकोनॉमी विकास के एक बेहद खतरनाक पीक पर पहुंच चुकी है। चॉय जोंग-ह्यूक ने इशारा किया कि बिना किसी सही वेरिफिकेशन के किसी भी अमाउंट का बैंक लोन आसानी से मिल रहा था। चॉय जोंग-ह्यूक ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इस गैर जिम्मेदार लेंडिंग पॉलिसी के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस की चेतावनी दी। उसने मेटाफोर के रूप में देश की इकोनॉमी की तुलना डेट पर बने एक नाजुक सैंड कासल से की। चॉय जोंग-ह्यूक ने बातचीत के तनाव को कम करने के लिए बहुत ज्यादा मीठी कॉफी पीकर खुद को डिस्ट्रैक्ट किया। पार्क टाइग्यू इस अजीब स्थिति पर सोचने लगा कि एक स्कूल बॉय इतनी कीमती एनालिटिकल जानकारी शेयर कर रहा था। चॉय जोंग-ह्यूक ने कहा कि जिस पल इंटरनेशनल एड मिलेगी वही नेशनल इकोनॉमी के कोलैप्स की शुरुआत होगी। चॉय जोंग-ह्यूक ने समझाया कि इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कंडीशंस पर डिपेंड करेगी। उसने एंटरप्राइजेस की कमजोरी और करेंसी रिजर्व्स के खत्म होने की वजह से क्राइसिस को रोक पाने की असंभवता पर जोर दिया। चॉय जोंग-ह्यूक ने उन नागरिकों के बेबुनियाद ऑप्टिमिज्म की आलोचना की जो हमेशा की प्रॉस्पेरिटी और वेल-बीइंग में विश्वास रखते हैं। चॉय जोंग-ह्यूक ने भविष्यवाणी की कि जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से कोरिया इकोनॉमिक हेल में पहुंच जाएगा। चॉय जोंग-ह्यूक ने कड़वे स्वर में कहा कि कैटास्ट्रोफी की समझ इकोनॉमी को बचाने के लिए बहुत देर से आएगी। वेट्रेस ने चॉय जोंग-ह्यूक की भयानक इकोनॉमिक प्रेडिक्शन सुनकर शॉक में अपना कप गिरा दिया। चॉय जोंग-ह्यूक ने शालीनता से दौड़कर लड़की की मदद की। उसे डर था कि कहीं वो टूटे हुए टुकड़ों पर खुद को चोट न पहुंचा ले। चॉय जोंग-ह्यूक ने वेट्रेस को रुमाल से शार्ड्स इकट्ठा करने की सलाह दी और उसकी सेफ्टी को लेकर चिंता दिखाई। चॉय जोंग-ह्यूक ने अचानक प्रोजेक्ट में 100 मिलियन इन्वेस्ट करने की अपनी विलिंगनेस घोषित। पार्क टाइग्यू इन्वेस्टमेंट की रकम सुनकर स्तब्ध रह गया और इस अनएक्सपेक्टेड ऑफर पर सोचने के लिए समय मांगा। चॉय जोंग-ह्यूक ने एक और मीटिंग का हवाला दिया और उस दिन की बातचीत खत्म करने का सुझाव दिया। चॉय जोंग-ह्यूक ने इन्वेस्टमेंट इश्यूज पर फ्यूचर कंसल्टेशन के लिए इकोनॉमिस्ट को अपना फोन नंबर दिया। प्रोडक्टिव मीटिंग के बाद चॉय जोंग-ह्यूक कंप्यूटर क्लब की ओर चला गया जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। चॉय जोंग-ह्यूक ने दोस्तों को गेम में पूरी तरह डूबा देखा और वर्चुअल बैटल्स के लिए उनके जोश को समझा। क्लासमेट्स ने सूहो की खराब गेमिंग स्किल्स की शिकायत की क्योंकि वो हर लड़ाई में हार रहा था। चॉय जोंग-ह्यूक ने आत्मविश्वास से सोयोंग से कहा कि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो गेम में बेहतर है। लेजेंडरी फाइटिंग गेम मॉर्टल कॉम्बैट में चॉय जोंग-ह्यूक और उसकी क्लासमेट के बीच पहली बैटल शुरू हुई। लड़की ने सबसे पहले अटैक किया। चॉय जोंग-ह्यूक ने आयरनी के साथ लड़के की गेमिंग स्किल्स की तुलना भद्दे सूहो से की और अचानक एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन परफॉर्म किया जिससे कैरेक्टर ने जबरदस्त किक मारी। सोयोंग उसकी स्किल देखकर शॉक में थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा मूव कैसे किया। क्लासमेट ने रीमैच की मांग की ताकि वो चॉय जोंग-ह्यूक की वर्चुओसो प्लेइंग टेक्निक का राज समझ सके। चॉय जोंग-ह्यूक ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ लड़की को उसकी इनएविटेबल डिफीट की चेतावनी याद दिलाई। चॉय जोंग-ह्यूक अपनी जीत से सच में खुश था और अपने पसंदीदा बचपन के गेम की नॉस्टैल्जिक मेमोरीज का मजा ले रहा था। चॉय जोंग-ह्यूक के विचार फिर से इकोनॉमिस्ट की ओर चले गए जो यकीनन दिए गए मटेरियल्स का एनालिसिस कर रहा होगा। चॉय जोंग-ह्यूक समझता था कि स्पेशलिस्ट का फैसला आने में चाहे जितना समय लगे वो अनिवार्य था। कई दिन बीत गए और चॉय जोंग-ह्यूक ने
पार्क टाइग्यू की पेनफुल दुविधा के बारे में सोचा। चॉय जोंग-ह्युक को चिंता थी कि मटेरियल्स का आधा हिस्सा ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए काफी होना चाहिए था। चॉय जोंग-ह्युक को डर था कि अगर उसने इम्पेशेंट इकोनॉमिस्ट को पहले कॉल किया तो निगोशिएशन में उसका एडवांटेज खो सकता है। चॉय जोंग-ह्युक को स्पेशलिस्ट की पास्ट में हुई फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट याद आई, जो उसकी केयरलेसनेस की वजह से थी। चॉय जोंग-ह्युक जानता था कि पार्क टाइग्यू एक भरोसेमंद लॉयर था जिसने अनजाने में फाइनेंशियल क्रिमिनल्स का बचाव किया था। चॉय जोंग-ह्युक सिरदर्द से परेशान था और अपने पोटेंशियल पार्टनर के मौजूदा विचार जानने की चाह रखता था। टीचर ने पॉइंटर से जोर से डेस्क पर मारा और क्लास का ध्यान एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की ओर खींचा। टीचर ने गंभीर स्वर में टेस्ट रिजल्ट्स के लंबे समय से इंतजार किए गए पल की घोषणा की। टीचर ने हार्श रूल बताया कि 100 से हर कम पॉइंट पर मार पड़ेगी। टीचर ने 78 पॉइंट्स वाले पहले स्टूडेंट को बुलाया और 22 स्ट्रोक्स की घोषणा की। टीचर ने पॉइंटर से सॉफ्ट जगह पर मेथोडिकली मारते हुए ऑफेंडिंग स्टूडेंट को सजा देना शुरू किया। क्लासरूम में कॉर्पोरल पनिशमेंट देखकर स्टूडेंट्स पूरी तरह शॉक में चुप हो गए। टीचर ने बेरहमी से घोषणा की कि हर स्टूडेंट को बारी बारी से इस अपमानजनक प्रक्रिया से गुजरना होगा। चॉय जोंग-ह्युक ये सब देखते हुए सोच रहा था कि उसकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टीचर ज्यादा जोर से नहीं मार रहा था। टीचर ने कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को बुलाना और सख्त सजा देना जारी रखा। टीचर ने चॉय जोंग-ह्युक की ओर इशारा किया और 100 में से 95 मार्क्स अनाउंस किए। टीचर ने संतोष के साथ कहा कि मिसिंग पॉइंट्स के लिए चॉय जोंग-ह्युक को सिर्फ 5 स्ट्रोक्स ही झेलने होंगे। उसी पल एक एलिगेंट बिजनेसवुमन एक महंगी कार से उतरी और उसने फोन कॉल उठाया। कॉलर ने लड़की से पूछा कि फोन उठाने में उसे इतना समय क्यों लगा। क्वॉन आयोंग ने अपने पिता को समझाया कि वो गाड़ी चला रही थी और पूछा कि वो कॉल क्यों कर रहे हैं। लड़की के पिता ने तंज कसते हुए कहा कि वो दूसरों के फाइनेंशियल एसेट्स संभाल रही है। बैंकर ने चिड़चिड़ेपन के साथ अपने पिता को उसकी प्राइवेट फाइनेंशियल एडवाइजर की पोजीशन याद दिलाई। महिला ने जोर देकर कहा कि उसकी स्पेशलाइजेशन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजरी में है। उसके पिता फिर भी यही कहते रहे कि उसकी बेटी बस बैंक में काम कर रही है और दूसरे लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उस आदमी ने बातचीत का रुख अपनी बेटी की पर्सनल लाइफ की ओर मोड़ दिया और उसकी तुलना उसकी मैरिड सिस्टर से करने लगा। क्वॉन आयोंग ने जानबूझकर कनेक्शन कट जाने का बहाना किया ताकि वो अपने पिता से होने वाली अप्रिय बातचीत से बच सके। लड़की ने सोचा कि उसकी और उसकी शादीशुदा बहन की हैप्पीनेस की सोच कितनी अलग अलग। बैंकर ने मन ही मन तय किया कि वो अपनी मौजूदा कोशिश में सक्सेस हासिल करके अपने पिता को अपनी काबिलियत साबित करेगी। महिला ने डोर ओपन किया। वहाँ कुछ लोगों ने महिला का गर्मजोशी से स्वागत किया और निगोशिएशंस के लिए उन्हें ऑफिस के अंदर बुलाया। क्वॉन आयोंग ने प्रोफेशनल तरीके से अपने कॉलीग से एक इम्पॉर्टेंट डील की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। वेल्थी क्लाइंट ने इम्पेशेंट बैंकर को भरोसा दिलाया कि इन्वेस्टेड फंड्स की वजह से सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अमीर आदमी ने अपने कीमती एम्प्लॉय पार्क टाइग्यू का जिक्र किया जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इकोनॉमिस्ट ने बैंकर को शालीनता से ग्रीट किया और प्रोफेशनल रिस्पेक्ट दिखाया। क्वॉन आयोंग ने मैनेजर का थका हुआ चेहरा देखा और उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। वेल्थी क्लाइंट ने अपनापन दिखाते हुए पार्क टाइग्यू को बिजनेस मैटर्स पर चर्चा के लिए अपने पास बैठने को कहा। पार्क टाइग्यू मुस्कुराया और बैंकर को उनकी पिछली मीटिंग और डॉक्यूमेंट रिव्यू की याद दिलाई। वेल्थी मैन ने इकोनॉमिस्ट को अपना चीफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट और एडवाइजर बताते हुए इंट्रोड्यूस किया। अमीर आदमी ने पार्क टाइग्यू के गाल पर संरक्षण भरे अंदाज में थपकी दी और उसकी वॉलंटरी कोऑपरेशन पर मजाक किया। क्वॉन आयोंग ने तुरंत डायरेक्टर को याद दिलाया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हद से आगे नहीं जाना चाहिए। बैंकर ने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाने को उनकी कोऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य बताया। डायरेक्टर ने बनावटी घबराहट दिखाई और फाइनेंशियल एडवाइजर की वाजिब मांगों से सहमति जता दी। वेल्थी क्लाइंट ने क्वॉन आयोंग को उनके बिजनेस रिलेशनशिप में रेसिप्रोसिटी की याद दिलाई। उस आदमी ने जोर देकर कहा कि एक दूसरे से किए गए वादों को निभाने में म्यूचुअल ट्रस्ट जरूरी है। वेल्थी मैन ने बैंकर को अपनी इन्फ्लुएंस के बारे में चेताया और कहा कि वो किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करेगा। डोंगिल हाई स्कूल के हॉलवे में पनिशमेंट के दौरान स्टूडेंट्स अपने होम रूम टीचर के अजीब व्यवहार पर चर्चा कर रहे थे। चॉय जोंग-ह्युक सोच रहा था कि टीचर उसके साथ ही इतना सख्त व्यवहार क्यों कर रहा है। चॉय जोंग-ह्युक ने साफ तौर पर महसूस किया कि मार की ताकत सिर्फ उसी पर ज्यादा लगाई जा रही थी। उसके दोस्त चिंता के साथ उसके पास आए और कॉर्पोरल पनिशमेंट के बाद उसकी हालत के बारे में पूछा। सूहो ने एक्सीलेंट स्टूडेंट एथलीट और स्ट्रिक्ट टीचर के बीच किसी कॉन्फ्लिक्ट की संभावना जताई। चॉय जोंग-ह्युक ने दोस्तों को भरोसा दिलाया कि यह टीचर की तरफ से बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चॉय जोंग-ह्युक ने राहत महसूस की कि एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और अब वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकता था। एक लड़की ने अचानक एग्जाम्स के बाद साथ में आराम करने के लिए अपने घर आने का इनविटेशन दे दिया। सोयोंग ने उन्हें अपनी माँ की प्रेपरेशंस के बारे में बताया और स्कूल के बाद आने का न्योता दिया। चॉय जोंग-ह्युक ने सोयोंग की एक्साइटमेंट को स्नेह भरी नजर से देखा। उसकी झिझक को प्यारा मानते हुए
चॉय जोंग ह्यूक ने कंप्यूटर क्लब जाकर गेमिंग रिमैच का सजेशन दिया। चॉय जोंग ह्यूक ने समझाया कि ट्रेनिंग कल से शुरू होगी, इसलिए आज वो पूरी तरह फ्री है। सोयोंग उसकी सहमति से बहुत खुश हो गई और उसे इतनी लकी कोइंसिडेंस पर यकीन नहीं हो रहा था। सूहो ने झिझकते हुए अपने घर जाकर सेलिब्रेट करने का सजेशन दिया। ऑनर स्टूडेंट ने बताया कि उसकी माँ एग्जाम्स के बाद उसके दोस्तों से मिलना चाहती है। चॉय जोंग ह्यूक इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। दोस्तों को अपने घर बुलाने का सपना देखते हुए चॉय जोंग ह्यूक मुस्कुराया और याद दिलाया कि मिलने के लिए और भी कई दिन होंगे। ग्रुप ने पहला सजेशन मान लिया और सोयोंग के घर की ओर चल पड़े। सोयोंग की मैंशन का आकार और उसकी भव्यता देखकर सभी हैरान रह गए। चॉय जोंग ह्यूक को वापसी के बाद का पहला दिन याद आ गया, जब वो पुलिस से भागते हुए इसी कोर्टयार्ड से गुजरा था। उसने मन ही मन नोट किया कि उसी समय उसने इसी घर की फेंस फांदी थी। चॉय जोंग ह्यूक ने उस पल से अब तक समय के तेजी से गुजरने पर दार्शनिक रूप से सोचा। लग्जूरियस हाउस के दरवाजे पर गेस्ट्स का स्वागत सोयोंग की एलिगेंट माँ ने गर्मजोशी से किया। महिला ने खुशी से कहा कि उसकी बेटी आज सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लड़कों को लेकर आई है। सोयोंग ने शर्माते हुए अपनी माँ से हिंट्स देना बंद करने को कहा और बताया कि वे सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स हैं। होस्टेस ने सिंसियर खुशी जताते हुए बेटी के क्लासमेट से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चॉय जोंग ह्यूक ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और घर बुलाने के लिए धन्यवाद कहा। चॉय जोंग ह्यूक ने शालीनता से एक छोटा सा गिफ्ट दिया और उसकी सादगी के लिए माफी मांगी। सोयोंग की मां ने सबको ऊपर कमरे में जाने को कहा जबकि वो रिफ्रेशमेंट्स तैयार करने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए चॉय जोंग ह्यूक ने घर की स्पेशियसनेस को ध्यान से देखा। सोयोंग ने अपनी आंट के कमरे का खुला दरवाजा देखा और आने वाली डांट का अंदाजा लगाया। पास से गुजरते हुए सभी ने एब्सेंट रिलेटिव के कमरे में फैले क्रिएटिव केओस को देखा। सोयोंग ने आंट की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके मिस्टीरियस रूम को देखने का सुझाव दिया। सोयोंग ने दोस्तों को बेडरूम में जाने से पहले जल्दी देखने के लिए मना लिया। सोयोंग ने बताया कि उसके ग्रैंडफादर ने उसकी आंट को शादी से पहले अकेले रहने से मना किया था। चॉय जोंग ह्यूक की नजर टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स पर गई और उसकी आंखें चमक उठीं। चॉय जोंग ह्यूक ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही पेपर्स हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर के डेस्क पर फैले थे। उसे एहसास हुआ कि ये वही रिवाइज्ड मटेरियल्स हैं जो उसने इकोनॉमिस्ट पार्क टैग्यू को दिए थे। फॉर्म बदला हुआ था लेकिन कंटेंट वही था और चॉय जोंग ह्यूक ने इसे अपनी पुलिस इंट्यूशन से पहचान लिया। चॉय जोंग ह्यूक ने तुरंत सोयोंग से उसकी मिस्टीरियस आंट की प्रोफेशनल एक्टिविटीज के बारे में पूछा। अचानक क्वॉन एयोंग घर लौट आई और अपने कमरे में अनइनवाइटेड गेस्ट्स देखकर रुक गई। सोयोंग अंदर ही अंदर घबरा गई अपनी स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग रिलेटिव को देखकर। सोयोंग ने दोस्तों को चेतावनी दी कि पर्सनल स्पेस इन्वेड करने पर उन्हें परेशानी होगी। बैंकर ने सख्त लहजे में पूछा कि उसके कमरे में उसकी नीस और उसके दोस्त क्यों मौजूद हैं। सोयोंग की माँ उस समय किचन में बिजी थी और गेस्ट्स के लिए फेस्टिव डिनर तैयार कर रही थीं। क्वॉन एयोंग किचन में नीचे गई और अपनी बहन को बताया कि वो घर लौट आई है। महिला ने तुरंत फर्स्ट फ्लोर में फैली तली हुई मछली की स्वादिष्ट खुशबू महसूस की। बैंकर ने पूछा कि किसी संभावित फैमिली सेलिब्रेशन के लिए इतना बड़ा फीस्ट क्यों तैयार किया जा रही है। उसकी बहन ने समझाया कि सोयोंग ने अपने स्कूल फ्रेंड्स को घर बुलाया है, इसलिए वो स्पेशल डिनर बना रही है। क्वॉन एयोंग गेस्ट्स के बारे में सुनकर खुश हो गई और वापस ऊपर यंग पीपल की ओर चली गई। सीढ़ियां चढ़ते समय बैंकर को अपनी प्राइवेट रूम से आती हुई लाइवली आवाजें सुनाई दी। क्वॉन एयोंग ने तुरंत समझ लिया कि किसी ने बिना इजाजत उसकी पर्सनल स्पेस में घुसपैठ की है और उसकी चीजों को टटोल रहा है। बैंकर का मूड तुरंत बदल गया और खुशी से सीधे बेहद चिड़चिड़ेपन और गुस्से में बदल गया। महिला ने निर्णायक ढंग से दरवाजा खोल दिया, ये जानने के लिए तैयार कि उसकी टेरिटरी की सीमा लांघने की हिम्मत किसने की है। बैंकर ने कमरे में फैली गंदगी के लिए अपनी नीस से सख्ती से एक्सप्लेनेशन मांगी। क्वॉन एयोंग ने सोयोंग को याद दिलाया कि रूम में बिना ओनर की स्पेशल परमिशन के एंट्री सख्त मना है। लड़की ने शर्मिंदगी से माफी मांगी और कहा कि खुले दरवाजे ने एक्सेसिबिलिटी का गलत इंप्रेशन बना दिया था। सोयोंग ने ब्लेम अपनी आंट पर डालने की कोशिश की और कहा कि बेडरूम का दरवाजा खुला और बिना देखरेख के छोड़ा गया था। नीस ने जल्दी से अपनी रिलेटिव को भरोसा दिलाया कि उसने सिर्फ अंदर झांका था और किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। चॉय जोंग ह्यूक ने शालीनता से सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और माना कि उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को इंटरेस्टिंग रूम दिखाने के लिए मनाया था। चॉय जोंग ह्यूक ने बुक शेल्व्स पर रखी प्रोफेशनल फाइनेंस बुक्स में अपनी सिंसियर इंटरेस्ट को एक्सप्लेन किया। चॉय जोंग ह्यूक ने बैंकर्स पर्सनल स्पेस में बिना अनुमति घुसने के लिए सिंसियरली अपॉलॉजी दी। क्वॉन एयोंग हाई स्कूल स्टूडेंट की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इश्यूज में अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट देखकर हैरान रह गई। चॉय जोंग ह्यूक ने स्टॉक्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में अपनी दिलचस्पी की पुष्टि की। यंग बैंकर की आंखें प्रोफेशनल एक्साइटमेंट से चमक उठीं क्योंकि उसे अपने फेवरेट टॉपिक पर चर्चा करने का मौका मिल रहा था। चॉय जोंग ह्यूक ने ध्यान से महिला के चेहरे को देखा
और उसे वो अजीब तरह से फेमिलियर और करीबी लगा। चॉय जोंग ह्यूक को एक इन्फ्लुएंशियल प्राइवेट बैंकर याद आई जो जाने माने पॉलिटिशियंस की फाइनेंसेस मैनेज करती थी। उसे याद आया कि कैसे इस महिला ने फाइनेंशियल क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशंस में कई बार उसकी मदद की थी। चॉय जोंग ह्यूक समझ गया कि क्वान आयोंग का मोमेंट ऑफ ग्लोरी कुछ ही सालों बाद आएगा। चॉय जोंग ह्यूक ने सावधानी से कोरिया के ह्यूज नेशनल डेट से जुड़ी अफवाहों का जिक्र किया। क्वान आयोंग तुरंत अलर्ट हो गई और इस तरह की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के सोर्स के बारे में जानना चाहा। सोयोंग ने थके हुए स्वर में अपने दोस्तों को अपनी आंट के इकोनॉमिक डिस्कशंस के प्रति असीम पैशन के बारे में वार्न किया। बैंकर ने उदारता से अपनी नीस को माफ कर दिया और बिना अनुमति एंट्री पर लगी पाबंदी को दोहराया। चॉय जोंग ह्यूक उस मिस्टीरियस वुमन की आइडेंटिटी और अपने फ्यूचर में उसकी रोल के बारे में गहराई से सोचने लगा। विजिट खत्म हो गया और बिजी इवनिंग के बाद फ्रेंड्स घर जाने के लिए अपना सामान समेटने लगे। होस्ट्स ने गेस्ट्स को दरवाजे तक गर्मजोशी से छोड़ा और फिर से आने का इनविटेशन दिया। सुहो ने संतोष से अपना पेट सहलाया और माना कि उसने डिनर में ज्यादा खा लिया था। सुहो ने दोस्तों से गर्मजोशी से विदा ली और वादा किया कि अगली बार जरूर उसके घर मिलेंगे। चॉय जोंग ह्यूक अकेले घर की ओर चला, शाम की घटनाओं के बारे में गहराई से सोचता हुआ। चलते हुए चॉय जोंग ह्यूक को अपनी पास्ट लाइफ याद आई और उसने जेब में किसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को टटोला। उसने क्वान एयोंग का बिजनेस कार्ड निकाला जो उसे सोयोंग के घर विजिट के दौरान मिला था। चॉय जोंग ह्यूक को बैंकर की स्टॉक्स और फाइनेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशंस पर दी गई एक्सप्लेनेशंस याद आईं। इसी दौरान सोयोंग ने अपनी मां से अपनी आंट को रोकने को कहा जो अपने इन्वेस्टमेंट्स पर जोश से बात कर रही थीं। चॉय जोंग ह्यूक ने वो नंबर डायल किया जो उसे सोयोंग की मां की मदद से मिला था। चॉय जोंग ह्यूक ने बिजनेस कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने का पहला मौका लेने का फैसला किया। क्वान आयोंग देर रात आए कॉल से हैरान हो गई और सोचने लगी कि अनएक्सपेक्टेड कॉलर कौन हो सकता है। महिला ने प्रोफेशनल तरीके से अपना परिचय दिया और इवनिंग कॉल की वजह सुनने के लिए तैयार हो गई। चॉय जोंग ह्यूक ने मुस्कुराते हुए अपनी आइडेंटिटी कंफर्म की और घर में हुई हालिया मुलाकात की याद दिलाई। बैंकर ने कॉल का रीजन पूछा और फोन पर अपनी नीस को बुलाने की पेशकश की। क्वान एयोंग ने डिनर के दौरान अपनी बहन की डिसअप्रूविंग नजरों की वजह से हुई ऑकवर्डनेस का जिक्र किया। चॉय जोंग ह्यूक ने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से जुड़ा वो सवाल पूछने का फैसला किया जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। चॉय जोंग ह्यूक ने सीधे इकोनॉमिस्ट पार्क टाइग्यू के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछा। चॉय जोंग ह्यूक ने टेबल पर देखी पावरफुल लीगल डिपार्टमेंट्स वाली कंपनीज की लिस्ट का जिक्र किया। चॉय जोंग ह्यूक ने उस एनालिटिकल डॉक्यूमेंट की ऑथरशिप के बारे में सच्चाई बता दी। महिला ने कांपती आवाज में फिर पूछा, स्टूडेंट के कन्फेशन पर यकीन न करते हुए। चॉय जोंग ह्यूक ने ऑथरशिप कंफर्म की और बताया कि फॉर्मेट बदला गया था लेकिन कंटेंट वही था। चॉय जोंग ह्यूक ने अपने मटेरियल्स के बैंकर्स डेस्क पर पहुंचने की एक्सप्लेनेशन मांगी। क्वान आयोंग यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई हाई स्कूल स्टूडेंट ऐसी लिस्ट तैयार कर सकता है। बैंकर ने सिचुएशन की असंभवता और इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या किया जाए इस पर विचार किया। चॉय जोंग ह्यूक ने सलाह दी कि अगर उसे धोखा देकर इन्वेस्ट कराया गया है तो पैसा वापस निकाल लेना चाहिए। चॉय जोंग ह्यूक ने मेटाफोर के तौर पर टाइगर को पकड़ने के लिए उसके लेयर में घुसने की जरूरत समझाई। चॉय जोंग ह्यूक ने जोर दिया कि पैसे को वहीं ढूंढना चाहिए जहां वो ओरिजिनली रखा गया था। ऑफिस में पार्क टाइग्यू ने डायरेक्टर को अपने एनालिटिकल वर्क की तारीफ करते हुए सुना। वेल्थी क्लाइंट लगातार मैनेजर की इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स की सराहना करता रहा। वेल्थी मैन ने इकोनॉमिस्ट को प्रेज के असली मतलब को समझने का इशारा दिया। डायरेक्टर ने इंपॉर्टेंट एनालिटिकल वर्क पूरा होने के बाद पार्क टाइग्यू को घर जाने दिया। मैनेजर ने सावधानी से प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट्स और फेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा। डायरेक्टर ने व्यंग्य में पार्क टाइग्यू को याद दिलाया कि उसने उसे डिसमिसल से बचाया था और किसी पेमेंट ऑब्लिगेशन से इनकार कर दिया। वेल्थी बिजनेसमैन अचानक रुक गया जब उसने अपने ऑफिस डोर के बाहर सस्पिशियस तेज आवाजें सुनी।